नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड और जिस तरीके की तेजी से मार्केट्स में देखने को मिल रही है वो कभी नहीं देखी। लाइफ टाइम लेवल्स पे निफ्टी बैंक कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी में भी आज के सत्र में एक्शन जोरदार है। ये सुबह ही आपको बता दिया गया था कि बाजार में तेजी बढ़ेगी और हो सकता है कि 28,900 के लेवल के पार निफ्टी बैंक जाता हुआ नजर आए। निफ्टी स्ट्रांग है आज के सत्र में, यहां पर मूव पॉजिटिव 44 अंकों की बढ़त हो चुकी है। दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं 11,345 का मौजूदा स्तर। इसके अलावा जो तेजी बनी है उसमें अब एनबीएफसी पार्टिसिपेट कर रही हैं और साथ साथ रियल्टी स्टॉक्स यहां पर एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अच्छा, फटाफट से यहां पर देखते हैं कि निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज के सत्र में जो एक्शन बन रहा है उसमें एक स्टॉक इंडसइंड बैंक और दूसरा है यस बैंक। तीसरा निफ्टी का गेनर है एचडीएफसी बैंक। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स का दिन है। ये तीन ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी पे और साथ साथ निफ्टी बैंक पे पकड़ मजबूत करते हुए फटाफट से देखते हैं पूरे दिन भर आज बाजार में क्या देखने को मिला। लाइफ टाइम लेवल्स पे तो निफ्टी बैंक पहुंचे लेकिन 11,350 के करीब निफ्टी पे इस समय कामकाज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो तीन ऐसे बैंक्स जहां पर आज के सत्र में सुबह से ही पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी। वेटेज एचडीएफसी बैंक का बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आज स्ट्रॉन्ग मूव सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो निफ्टी में। इसके अलावा एचडीएफसी रिलायंस इंडस्ट्री भी चल पड़ा है अभी रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज तो रिलायंस में भी हो रहा है। आज मूव यहां से भी बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है निफ्टी पर और निफ्टी बैंक में 28,900 के पार यहां पर अब निफ्टी बैंक में कामकाज शुरू हो गया है। उसमें भी आज तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। मेटल और फार्मा ये दो ऐसे तबके जहां पर आज के सत्र में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और 6950 के करीब जो रुपया पहुंचा है उसने बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड किया आज के सत्र में मार्केट में। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए और ये आने वाला जो आज के सत्र का डेटा है वो पैन आउट हो रहा है। रियल्टी, चुनिंदा बैंक्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर जहां पर आज के सत्र में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं फिर से आपका फोकस निफ्टी बैंक पर दिलाता हूँ क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, उससे पहले तेजी आ चुकी है। लेकिन जी बिजनेस में सुबह सुबह आपको कॉल दी गई थी निफ्टी बैंक की। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि आज सुबह निफ्टी बैंक पे रणनीति क्या बताई गई थी और कौन से लेवल सुझाए गए थे क्योंकि अभी है वो 28,900 के पार और खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। अभी इसको सीधा 28,900 की तरफ बढ़ना है। वैसे सबसे बेस्ट है 28,440, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। ऊपर का टारगेट आपका बनेगा 28,600 पहला टारगेट है, 28,700 के आसपास दूसरा टारगेट है। सुबह अगर आपने बैंक निफ्टी खरीदा है हमारे बोलने के बाद 28,525 के आसपास हमने रिकमेंड किया था और 28,662 का हाई बना चुका है। 150 पॉइंट बढ़ा है रिकमेंड करने के बाद से कम 100 पॉइंट तो आप फिर भी कह सकते हैं अभी भी ऊपर है प्रॉफिट बुक करने। चलो, तो तेजी की मार्केट है लेकिन कौन से इवेंट्स हैं ये तो आपको बताएंगे ही। इस शो में क्या खास रहने वाला फटाफट से वो देख लीजिए। एक तो कल के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मार्केट के लिए एक एक करके वो समझेंगे। खबरों वाले शेयर्स हमारे सामने होंगे यानी कि आज के सत्र में कौन सी ऐसी खबरें आई किन स्टॉक्स के ऊपर जहां पर असर देखने को मिला वो बताएंगे आपको। और बाजार में जो तेजी इस बार बनी है ये थोड़ा हटके है। बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है, कुछ एनालिसिस है जो आपके साथ शेयर करेंगे। सट्टा बाजार में किसकी सरकार बनेगी उसको बाजार कैसे फैक्टर इन कर रहा है, ये बहुत बढ़िया रिसर्च ये आपके सामने पेश करेंगे। और साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी कहां होने वाली है इस पे जी बिजनेस का महापोल अनिल जी की स्ट्रैटेजी होगी ठीक 2:30 पर जिसको बताएंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अब अगर ऑलरेडी पोजीशन हो तो क्या करना चाहिए और क्या नई पोजीशन भी यहां से ऐड कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही साथ BTSTT कॉल्स होंगी, बाजार के बड़े जानकार तकनीकी रूप से कौन से स्टॉक्स उन्हें अच्छे लगते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो बताएंगे आपको। और यहाँ पर जो एविएशन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है उसका कारण क्या है, इंडिगो चढ़ गया उसका कारण क्या है और साथ ही होगा बैन से बेनिफिट यानी कि कल के सत्र में कौन से स्टॉक्स की एंट्री हो सकती है FNO बैन लिस्ट में और कौन हो सकते हैं बाहर, इस पे भी आपको पहले ही सूचित कर देंगे। लेकिन पहले इवेंट्स बताने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़े हैं पूजा, मेरी इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट हैं यहाँ पर न्यूज़ रूम से ज्वाइन कर रही हैं। पूजा बताएं सबसे पहले तो इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सबसे पहले आज जो इवेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। बाजार बंद होने के बाद ये सारे इवेंट्स होंगे। सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े आएंगे, इस पर नज़र रहेगी। 5:30 बजे के आसपास ये आंकड़े घोषित होंगे। इसके अलावा सिविल एविएशन सेक्रेटरी की बैठक भी होगी जिसमें कि बोइंग 737 मैक्स जिसको कि बैन लगा दिया गया था उस पर चर्चा की जाएगी और इसमें तमाम एविएशन कंपनियाँ भी शामिल होंगी। तो आगे का जो भी ब्लूप्रिंट है वो तय किया जाएगा। तो इन दो इवेंट्स पर नज़र रहेगी। और बात करते हैं कल होने वाले इवेंट्स की, तो कल फरवरी WPI महंगाई के आंकड़े आएंगे तो इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा ई क्लर्क्स
इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। कल कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। कोल इंडिया और टाइड वाटर की भी बोर्ड बैठक है जिसमें कि डिविडेंड को लेकर विचार किया जा सकता है, तो उसके आउटकम पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा कल से आरबीआई ओएमओ ऑपरेशन शुरू करने वाला है जिसमें कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में 12,500 करोड़ की नकदी डालेगा, और हम देख रहे हैं इसकी वजह से पिछले काफ़ी समय से बैंकिंग शेयर चल रहे हैं, तो इस इवेंट्स पर भी नजर रखिए। चलिए, तो ओएमओ ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, यानी कि आरबीआई 12,500 करोड़ की नकदी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। तो कल के सत्र में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर एक्शन हो सकता है कि बनता हुआ नजर आए। आज निजी क्षेत्र की बारी है। मेरे साथ राकेश बंसल जुड़े हैं, सिमी भौमिक, साथ साथ किरण यादव और शर्मिला जोशी जी मौजूद रहेंगे और जानने की कोशिश ये होगी कि मार्केट्स पे अब करना क्या चाहिए। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपके पास आता हूं। इनफैक्ट ये आपने जो हाथ उठाया ये मेरे ख्याल से कॉल के लिए उठाया, तो सीधा आपके देख लेते हैं कि कौन सी रणनीति, कौन से स्टॉक पे आप बताने वाले हैं। बीटीएसटीटी का बिल्कुल बचाइए। बताइए सर, आज तो शो की स्टार्ट में ही आपने एक कॉल निकाली। बिल्कुल रजत, और एक बड़े इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बीईएमएल पर फ्यूचर 954 के अराउंड चल रहा है और एक बड़ी नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। रजत, यहाँ से 60-70 रुपीज स्टॉक पोटेंशियल है, बढ़ने का दम रखता है, और मंदी से, काफी बड़ी मंदी से, लगभग एक साल की मंदी से स्टॉक तेजी के अंदर आ रहा है और यहाँ पर खरीदारी की राय है। 925 का एक रजत स्टॉप लॉस है, 995 यहाँ पहला टारगेट है और 1028 दूसरा टारगेट है, और इन टारगेट्स के लिए बीईएमएल को खरीदने की राय है। दूसरा रजत, मैंने और कुणाल जी ने कल बैंक निफ्टी पर एक कॉल दिया था और वहां पर पहला टारगेट 28,900 का दिया था और वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं रजत। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर तो वहां पर एक टारगेट अचीव की स्टैंप लगा दीजिए। और दूसरा रजत, कुछ समय पहले मैंने गोल्ड पे कॉल दिया था, बोला था फुली लोडेड होकर गोल्ड खरीदना चाहिए। एक हफ्ता पहले मैंने आईटीसी पर एक कॉल दिया था और वहां पर भी बोला था कि फुली लोडेड होकर आईटीसी को बाय करना चाहिए। तो रजत, एक स्टॉक मेरे रडार पर और आ रहा है, तो व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि वहां भी फुली लोडेड वाला कॉल आएगा, तो जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ उस कॉल के लिए। चलिए, तो बैक टू बैक कॉल्स राकेश जी की आती हुई, लेकिन अभी जो बताई है कॉल वो है बीईएमएल। इस स्टॉक पे आप नजर रखें। यहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट्स में दोहरा दूं, बीईएमएल का जो स्टॉप लॉस है वो है 925 का और टारगेट 995 और दूसरा टारगेट है 1028। इस स्टॉक पे नजर रखें। मूव अभी भी आना शुरू हुआ है, इसको मत छोड़िए। दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। एक और बीटीएसटीटी का बिल्कुल बजाइए। सीधा चलते हैं किरण जी के पास। किरण जी नमस्कार, बताइए सर स्टॉक। नमस्ते रजत जी, मैं एडिशन करना चाहता हूं। मेरा भी बीटीएसटीटी कॉल बीएमएल ही है और इसमें थोड़ी सी और रीजंस देता हूं क्यों ये स्टॉक बहुत ही बड़ा मूव देने वाला है। मेरा मानना है कि बीएमएल आपको आज या कल तक नहीं, उसके ऊपर भी रखना चाहिए। बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी का मूव देखने को मिलेगा। अगर हम एंड ऑफ डे चार्ट्स देखते हैं तो एक बड़े नेकलाइन, जो कि पहला नेक पॉइंट था अगस्त 2018, दूसरा नेक पॉइंट था जनवरी 2019, ये अगर नेकलाइन आज तोड़ी है तो बहुत इंटेंसिटी से तोड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा कल सवेरे तक का टारगेट 990 का रहेगा, पर मेरा ये मानना है कि आपको पोजीशंस इधर भी नहीं बेचनी चाहिए। आपको ये पोजीशंस अगले सीरीज में लेके जानी चाहिए और अगले सीरीज का टारगेट मेरा 1360 का रहेगा। तो बहुत ही बड़ी अपमूव आपको एक महीने के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसका दो कारण और भी है। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं इस महीने का, तो 960 के कॉल ऑप्शन में करीबन 80,500 आज पोजीशंस ऐड हुए हैं। 980 कॉल में 42,000 के पोजीशंस ऐड हुए हैं और 1000 के ऑप्शन में 50,000 पोजीशंस ऐड हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी मूव ऑप्शन से देखने को मिल रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता नजर आ रहा है। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि नितिन जी जो ऑप्शन वाले हैं उनसे जरा सा एक चेक कीजिएगा डेरिवेटिव डेटा क्या कहलाता है और कितने टारगेट्स मिलते हैं। शायद ये शो वो देख रहे होंगे। राइट, तो बीएमएल 990 ये है पहला टारगेट। एक बार जो आप शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रहे हैं 990, उसका सिर्फ स्टॉप लॉस बताइए, क्योंकि दूसरा टारगेट तो आपका बहुत ऊपर है। 1360 का दूसरा टारगेट है। पोजीशन नेक्स्ट सीरीज के भी लगाने की सलाह, लेकिन 990 का अगर टारगेट रखें तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं, ये एक बार दोहरा दें सर। अभी 990 के स्टॉप लॉस रहेगा 945।
चलिए 945 के लगाइए एक स्टॉप लॉस, 990 ये इमीडिएट टारगेट है BEML। तो ये स्टॉक राकेश जी के रडार पर भी है और किरण जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, 990 का टारगेट। लेकिन अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव और बड़ा करते हैं तो 1360 तक की चाल BEML पर देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में, ये और भी बढ़ सकता है। अभी थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे ऑप्शन रणनीति जो ऑलरेडी दे रखी है उस पर क्या करें, और साथ साथ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अभी बाजार में तेज हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ मौजूद हैं अनिल जी भी। तो अनिल जी, ये जो बाजार में तेजी बनी है, 28,900 का रिकॉर्ड लेवल निफ्टी बैंक हासिल करते हैं। राकेश जी तो बहुत खुश रहते, उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने बोला वैसे 28,900 पहले पहुंचेगा, बहुत और जो आपने सुबह बोला था, जो सुबह आपने बोला था वो हमने दर्शकों को दोबारा टारगेट लंबा आ रहा है कि भाई कहीं बीच में जगह नहीं है रुकने की। तो डेटा का कमाल है ये, बस और कुछ नहीं। राकेश जी तो चाहे चार्ट्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हम तो डेटा के दम पर बता रहे हैं कि 28,900 आने की तैयारी, 28,927 का ही हाई बनाया है, राइट। और HDFC बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स और निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स, यहाँ पर मूव बनता हुआ नजर आया। तो सीधे चलते हैं डिम्पी के बाद। बताएं डिम्पी, कौन से स्टॉक्स, कौन सी खबरें? गुजरात गैस पे एक खबर आई है, इनके एक पाइपलाइन का इन्होंने एक टैरिफ डिसाइड कर लिया है। वो जो टैरिफ है वो पहले 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से था और बढ़ाकर सीधा उन्होंने 9 रुपया पर यूनिट कर दिया, यानी कि करीब करीब 90% का इजाफा हुआ है। वह हजीरा अंकलेश्वर नेचुरल गैस पाइपलाइन पे, तो इसलिए गुजरात गैस पे इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर आप ध्यान रखें। ये करीब 73 किलोमीटर लंबी है गैस पाइपलाइन, जिसके टैरिफ इन्होंने फाइनल किए हैं। एक खबर है स्पार्क, सुबह सुबह इसमें अच्छी तेजी आई थी, बाद में खबर आई कि उन्होंने एक चीन की कंपनी हिटजेन के साथ करार किया है। ये रिसर्च के लिए करार किया, जो कि सन फार्मा के लिए भी रिसर्च करती है, तो ये हिटजेन के साथ चाइना में भी रिसर्च करेगी। TCS पे खबर ये है कि यूरोप में टाटा स्टील के डिजिटल ये सर्विसेज देगी यूरोप में टाटा स्टील को। कैडिला पे खबर यही कि एक दवा की इनको मंजूरी मिली है USFDA से, जो कि पोटेशियम से जुड़ी हुई दवा है। एक इंडिया इन्फोलाइन होल्डिंग्स पे खबर है, वोटिंग राइट्स में करीब 20% ज़्यादा फेयरफैक्स में हिस्सेदारी नहीं होगी, ये उन्होंने जानकारी दी है। TCI एक्सप्रेस जो कि एक लॉजिस्टिक कंपनी, जापान की कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए इनकी बातचीत चल रही है। ये 2 करोड़ येन में डील हो सकती है, जो कि जापानीज कंपनी है यूकिटोरो, उसके अंदर ये करीब 7.5% की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। एक MTNL को लेकर खबर आई है, कंपनी का नाम क्या है जापान वाली? यूकिटोरो। इसका हिंदी में या इंग्लिश में कोई मतलब मालूम है आपको? नहीं सर, इसका अच्छा नहीं, इतनी रिसर्च नहीं की। इतनी रिसर्च नहीं की, और जापानीज कंपनीज का हिंदी में और नहीं, जनरली आपकी क्या है, रिसर्च करने की आदत बहुत है ना, अलग अलग जगह में घुस जाते हैं, तो मैंने कहा पता नहीं इसकी भी क्यों पूछ लूं। नहीं सर, इसकी यूकिटोरो ही है, ये यूकिटोरो ही है, और इसमें 7.5% की हिस्सेदारी खरीद सकता है TCI एक्सप्रेस, और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, 2 करोड़ येन में ये डील होगी। MTNL जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, वो तो परवान नहीं चल रही है। हाँ, एक चीज़ MTNL वालों के लिए अच्छी हो रही है कि कल तक का बकाया सैलरी देने के लिए फंड जारी कर दिया सरकार ने, और टेलीकॉम विभाग ने सैलरी के लिए 171 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो जो MTNL के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, सैलरी मिल जाएगी। हाँ, तो उनको सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा एशियन ग्रेनेटो, इस पे भी खबर है कि इसमें कुछ शेयर का कन्वर्जन हो रहा है, वारंट जारी किए जा रहे हैं, माफ़ कीजिए, 180 रुपये के शेयर के हिसाब से। बजाज फिनसर्व पे भी एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि राहुल बजाज को चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त रहेंगे वो हमेशा से कंपनी के अंदर। तो ये एक खबर बजाज फिनसर्व पे भी आई है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। HDFC बैंक, जो नितिन जी ने कॉल दी थी, आज का सबसे तेजी से चलने वाला शेयर, बैंक निफ्टी को लेके आया ऊपर, 50 लाख शेयरों का सौदा है 2211 पे। इंडसइंड बैंक पे 10 लाख शेयरों का सौदा, ये इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर है आज का परसेंटेज में, 1574 पे हुआ। अरविंद फैशन, जिस पे सर्किट टू सर्किट काम चल रहा है, ये तो हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि इसमें 8.5 लाख शेयरों का सौदा है, 718 पे 5% की सर्किट लिमिट है, जहां पे इस पे ब्लॉक डील लगी है। नाल्को पे 10 लाख और ONGC पे 38 लाख शेयरों का सौदा है 148 के भाव पे। क्या बात है, तो ब्लॉक डील का जमाना है, ब्लॉक डील का भयंकर ब्लॉक डील के जमाने से ही सर आज ज्यादातर शेयर हमको चलते हुए दिखे भी है। इंडसइंड है, HDFC है, उसमें से एक इंडसइंड तो देखिए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक के बाद एक, नितिन जी से लेकर सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये तो भागने वाला है, लेकिन एक और स्टॉक जो भागने वाला है, जिसके लिए नितिन जी बोल रहे हैं कि मैं 2:30 तक इंतजार नहीं करूंगा, मुझे 2 बजे ही ले लिए, 2 में नहीं लेना तो कम से कम 2:15 बजे तक ले ही लीजिए तुरंत प्रभाव से। तो आइए बजाते हैं, बिल्कुल नितिन जी ऑप्शन वाले पधार चुके हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। पहले सीधा स्ट्रेटेजी देंगे? जनरली सीधा स्ट्रेटजी बताइए।
यस बैंक की कॉल लेंगे 250 की, जो करीब 8.5 से 9 रुपए में मिल जाएगी। करंट रेट पे लेना चाहिए। 18 रुपए का टारगेट होगा और 5 रुपए का स्टॉप लॉस। कौन सी वाली लेनी, यस बैंक की कॉल? यस बैंक की 250 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेंगे। आपको 9 रुपए में मिल रही है। 18 का टारगेट होगा, जस्ट डबल हो जाएगी ये कॉल ऑप्शन, और 5 रुपए का स्टॉप लॉस। 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 18 का टारगेट। ओके, तो यस बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 250 रुपए का। क्या बात है, यस बैंक पर आप भी बुलिश हो रहे हैं क्या? इसकी खास बड़ी वजह यस बैंक पर बुलिश होने की, क्योंकि एक वजह मेरे पास भी है, मैं बाद में बताऊं, पहले आप बता दें। देखिए जी, यस बैंक लास्ट 10 दिनों से बिल्कुल साइडवेज था और बैंक निफ्टी मूव किए जा रही थी, और इसमें क्या है 240 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स थे। अब आज हम देख रहे हैं कि 240 के ऊपर ये निकल रहा है। इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स ट्रैप होने चाहिए, और बाकी जितने भी बैंकिंग है सब में मूव आ चुकी है। अब इसमें एक मोमेंटम बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट का भी बिल्डअप हो रहा है, और हाईएस्ट कॉल के ऊपर स्टॉक निकला है। तो मैं समझ रहा हूँ 250 तक ये बहुत शॉर्ट टर्म में आना चाहिए, कल या परसों तक ही। यानी मैं फ्राइडे तक उम्मीद कर रहा हूँ 252 तक हो जाना चाहिए। तो हमारी ये जो कॉल ऑप्शन है, इसका टारगेट कम से कम 15 से 18 रुपए मिल जाना चाहिए। और 1750 शेयर का लॉट है, लॉट साइज भी ठीक ठाक है, तो कम से कम पर लॉट हमें 10,000 का प्रॉफिट बन जाना चाहिए। अब नितिन जी, थोड़ा सा डेटा मैंने देखा, उस पे आप जरा गौर फरमाइएगा, आप भी मोहर लगाइएगा यस बैंक पर, क्योंकि मैं यस बैंक मेरे रडार पे आ रहा था कल के 2000 के हिसाब से, लेकिन नितिन जी ने पहले बता दिया। तो कल के 2000 के हिसाब से जो मैं सोचा था वो बताना चाहता हूँ। लगभग 92-93% रोल ओवर हुआ पिछली सीरीज में इसका, ठीक है। और सीरीज की शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा इसमें, और ज़्यादा नहीं। लेकिन आज में 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो एक ही दिन में ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट। और जो 240 की बात कर रहे थे, अब तक यही हो रहा था कि 240 के कॉल ऑप्शन में ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट था और वो पार नहीं कर पा रहा था। आज 240 के ऊपर निकला है, तो पहली चीज़ तो है कि 240 के ऊपर निकलते ही नई तेजी और शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो रही है। और अब जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है वो 270 पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो 240 से 270 की तरफ जाने का रास्ता इसके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। ये मुझे वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं। तो नितिन जी, क्या ये डेटा की रीडिंग ठीक है? जी बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही है। और 240 पे काफी पोजीशन है, अभी थोड़ी थोड़ी कवर हो रही है। वहां पे करीब 66 लाख शेयर की पोजीशन है, और 270 के स्ट्राइक पे करीब 57 लाख शेयर की पोजीशन है। तो अगर ये 66 लाख वाले फंसेंगे और कवर करने आएंगे तो ये बहुत तेजी से मूव कर सकता है। तो अभी तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है और थोड़ी थोड़ी कवरिंग हो रही है, तो पूरे चांसेस हैं। और डेटा परफेक्ट है जो आपने बताया कि ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है और 240 से शिफ्ट हो रही है पोजीशन। तो बिल्कुल, अब जब HDFC बैंक चल गया, इंडसइंड चल गया, एक्सिस चल गया, ICICI चल ही रहा है, कोटक की खाली अपनी एक समस्या है जो इस वजह से कोटक नहीं चल रहा। तो बचा कौन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में? यस बैंक निफ्टी में यही बचा था, और अब इसको चलना नहीं है, इसको दौड़ना है, ये बात साफ है। तो ये है नितिन जी की राय। तो ये तो नितिन जी का एक अर्जेंट वाला ऑप्शन था। नितिन जी, बाकी का आपसे 2:45-3 बजे लेंगे, ठीक है? जो या अभी देना चाहते हैं? कॉल जो चल रही है अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद एक और मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालूंगा, वो 3 बजे के आसपास होगा। बताइए। अभी एक अपडेशन ये है कि हमारी 3 ओपन ऑलरेडी पुरानी चल रही है। एक तो बजाज ऑटो है, HDFC लिमिटेड और हिंदुस्तान लीवर है। ये तीनों कॉल ऑप्शन को हम कम से कम 3-3.25 तक होल्ड करेंगे, क्योंकि मुझे जो निफ्टी में डेटा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि क्लोजिंग में और ऊपर की तरफ मूव करेगा। और इसमें HDFC बैंक लीड कर सकता है, बजाज ऑटो लीड कर सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स पे डेटा भी अच्छे बन रहे हैं। तो कम से कम अभी के बजाय अगर आपको काटना ही है तो कम से कम 3-3.25 तक वेट करते हैं, और उस समय हम दोबारा रिव्यू करेंगे कि आगे का इंस्टेंस इन स्टॉक्स पे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए राय। 3 कॉल ऑप्शन जो भी हैं वो 3 से 3:30 के बीच में नितिन जी एक बार फिर से जुड़ेंगे। और अगर हाँ, उससे पहले अगर कोई कॉल आ गई इनकी, कोई अगर कोई बढ़िया डेटा बन के आ गया तो पहले भी जुड़ सकता है। नितिन जी को पूरा राइट है, जब चाहें तब जुड़ सकते हैं। अभी भी आज उन्होंने बोला कि 2:30 तक इंतजार नहीं करूंगा, 3 तक नहीं करूंगा, यस बैंक पहले देना, तो अच्छा हो गया। देखिए 244-43 चल रहा था, यस बैंक 248-47 तक पहुंच गया, तो एक्शन में भरपूर आ चुका है। 3 बजे इसका भी बेसब्री से इंतजार है, जो कहने की डेटा पैन आउट होता है, और 3 बजे से लेकर 3:25 के बीच में मुनाफा वसूली करने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। मैं भी मेरा डेटा की तैयारी कर लूँ। हाँ बिल्कुल। तो एक दो स्टॉक्स के ऊपर जो अभी डिम्पी बता रहे थे, उसमें एशियन ग्रैनेटो है। कैश मार्केट में 90 करोड़ के फंड्स जुटाने की योजना है कंपनी की, और 50 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करेगी, लेकिन 180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर एशियन ग्रैनेटो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज है। सिमी, तो आप ये बताइए, ये यहाँ से अभी और तेज होगा? 237-238 तक तो पहुंच गया, आज 5% तेज है ये स्टॉक। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें 200 डेमा भी आज क्रॉस कर रहा है। 233-34 के आसपास था, और अभी ये स्टॉक उस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म में 270-280 तक जाने का पूरा उम्मीद है। तो आज का क्लोजिंग अगर 233 के ऊपर होता है तो बिल्कुल 270-280 तक का नेक्स्ट टारगेट होता है। और अभी जहाँ जिन्होंने पहले लिया है अभी भी होल्ड कर रहा है, 230 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का ही सलाह होगा। आज थोड़ी बहुत हायर लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली है टीसीएस पे, लेकिन टाटा स्टील यूरोप में डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस उपलब्ध कराएगा। ये खबर थी, यूरोप में टाटा स्टील को डिजिटल सर्विसेज देगी ये वाली कंपनी। टीसीएस, राकेश जी कैसा लग रहा है इस समय चार्ट स्ट्रक्चर? आज चुनिंदा ही आईटी स्टॉक्स में खरीदारी है, टीसीएस नहीं परफॉर्म कर पाया। देखिए रजत, टीसीएस में ऐसा कोई रुझान नहीं है कि यहाँ पर अभी किसी तरीके की बाइंग की जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से। सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है रजत कि 1975 से लेकर 1978 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट है, और इन्हीं स्तरों से स्टॉक में आज थोड़ा सा निचले स्तरों से पुल बैक देखने को मिला है। तो किसी ने लिया हुआ है रजत तो 1978 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा समय के लिए रुकना चाहिए, या तो इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले, स्टॉक 2025 के ऊपर निकले, तब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एल्स शॉर्ट टर्म के लिए इसको अभी अवॉइड करें। आईओसी के ऊपर अभी खबर आ रही है और स्क्रीन के बॉटम पे आप देख पा रहे हैं कि 19 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा आईओसी। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन नहीं है, यहाँ पर स्टॉक्स टूटे और आईओसी खुद 3.5% नीचे है। तो किरण जी बताएं, आईओसी ये क्या पिछले कुछ दिनों की तेजी जो आज मुनाफा वसूली हुई है, या फिर अब एग्रेसिवली यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं सर इस स्टॉक पे? मुझे नहीं लगता बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि इधर से बहुत नीचे के स्तर नहीं देखने को मिल जाने चाहिए। इधर से एक 3-4 रुपए में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 145 के करीब, इससे नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये करेक्शन जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा, और 157 से अगर 145 के लेवल्स आते हैं तो इधर से वापस एक बार यू टर्न ले सकता है। तो मेरा मानना है कि इधर शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेने चाहिए, नीचे में और लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अभी जो हम बैंकों में बात कर रहे थे उसमें अब एक येस बैंक तो आई गई है, लेकिन ये जो दो स्टॉक्स जो आज अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, दिन के उच्चतम स्तर पे हैं। तो राकेश जी बताएं, अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक की पोजीशंस पे क्या करें, और साथ साथ इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक अभी और कैसा यहाँ से और चल सकता है, या फिर बस अब मुनाफा वसूली कर ली चाहिए इंडसइंड पे? देखिए रजत, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक पे बात करते हैं। देखिए कल जो पैटर्न बैंक निफ्टी का था वो सिमिलर पैटर्न आज एचडीएफसी बैंक का बन रहा है, और जिस तरीके से वायदा बाजार की कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक में एक फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है 2250 2255 के लेवल्स क्लियरली मुमकिन लगते हैं। तो मेरा ऐसा मानना रजत, यहाँ तो जिसने ले रखा है वो क्लियरली इसको होल्ड करे, और इंडसइंड बैंक किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड किया जा सकता है, बट नई खरीदारी की राय इंडसइंड बैंक में नहीं दूंगा, प्रेफर्ड चॉइस एचडीएफसी बैंक रहेगा। अच्छा, बैंकों की बात हुई है तो कुछ ऐसे बैंक्स जहां पर पिछले कुछ मिनटों में मूव आए हैं, उसमें अब सरकारी बैंक्स भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाई है और दूसरा दिखाई है एसबीआई, तीसरा दिखाई है इंडियन बैंक। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा बताइए किरण जी, 1.5% ऊपर है कुल मिलाकर आज के दिन में, लेकिन अब जो तेजी है ये बीते कुछ मिनटों में और तेज हो गया है, ये दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या किया जाए? जी एकदम स्पॉट ऑन हो आप, परफेक्ट स्टॉक निकाला है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 115 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट काफी बड़े हैं, पर 118 एक छोटा सा बैरियर है। एक बार 118 निकल जाए तो मेरा मानना है कि ये कल तक आपको 123 124 के लेवल्स दिलाता नजर आ जाना चाहिए। चलिए 118 निकल गया तो 123 से 124 तक बीओबी पहुंचेगा, और ऐसे ही एसबीआई भी दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया। बिल्कुल, धीरे धीरे जो नहीं चले वही चल रहे, लेकिन कुछ कुछ सरकारी कंपनियां बड़ी एक्शन में आई है। ज़्यादातर सरकारी कंपनियां जिनका ईटीएफ आ सकता है वो तो ढीली है, लेकिन बीएमएल, कॉनकॉर्ड जैसी कंपनियों में जबरदस्त एक्शन है। बीएमएल तो 6% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना। राकेश जी और साथ साथ किरण जी दोनों की कॉल बीएमएल शो की स्टार्ट में दी थी। अच्छा, स्टार्टिंग में दे चुके कॉल, क्या बात है, वाह, 56% ओपन इंटरेस्ट। लेकिन किरण जी, आपसे बढ़िया कॉल मालूम है किसने दी आज? सॉरी, आपसे बढ़िया कॉल किसने दी आपको मालूम है? नहीं, आशीष केलकर जी ने दिए, आप ही के किरण यादव। हाँ बिल्कुल, हमारी ओर से जस्ट डायल 55% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, 7.5% सुबह आज बीटीएसटी में देकर गए थे। तो किरण जी के तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ही जबरदस्त है, ऐसा लगता है। हम पहले सोचते थे किरण जी बढ़िया, लेकिन आशीष जी भी सुबह सुबह जो बीटीएसटी कॉल देकर जाते हैं धमाल कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं, राकेश जी तब मन मुस्कुरा रहे थे। मैं, अच्छा, मेरे रडार पे कब से आया हुआ था, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी जस्ट डायल बोलने की। जब हम जस्ट डायल बोलते हैं उल्टा ही हो जाता है, तो हमने कहा हम नहीं बोलते। आज आशीष जी ने बोला ठीक है, और क्या गजब भागा है। एक बार जरा जस्ट डायल पे अपडेट दे दीजिए आप आशीष जी के बिहाफ पे।
और उनको बधाई भी पहुंचा दीजिएगा हमारी तरफ से। सील तो हम लगा ही रहेंगे टारगेट हिट वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, ये इस स्टॉक में कुछ अलग हो रहा है क्योंकि ये ना जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है और इतने नेगेटिविटी के बावजूद ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो मेरा मानना है कि बहुत बड़े अपमूव की तैयारी हो रही है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही क्रूशियल है, वो 638 640 लेवल्स है। वो तो बिल्कुल टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, पर इससे ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 900 की बात होगी। अनिल जी, इसमें जो चैनल है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 640 के ऊपर। तो अभी के लिए तो 640 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर 640 के बाद हम वापस एक बार रिव्यू करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। चलिए, लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही है वो भी बता दूं मैं। सरकारी बैंक्स और क्योंकि ओएमओ ऑपरेशंस कल से शुरू हो रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि 12,500 करोड़ रुपए की राशि आरबीआई इन्फ्यूज करेगा सरकारी बैंकिंग सिस्टम में। कल के सत्र में ओएमओ ऑपरेशंस हैं, तो उसके चलते अब निचले स्तरों से खरीदारी देखिए आप। सभी स्टॉक दिन के स्तंभ सर पे हैं, नहीं, लेकिन इसमें एक बीओबी चीज़- और पीएनबी। नहीं, ऐसा नहीं है रैत। ओएमओ का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आरबीआई सिस्टम में नकदी देगा। और ये सिस्टम में जो नकदी देने वाला सिस्टम है वो सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए नहीं, वो आपके हमारे हर एक बैंक के लिए। पूरे सिस्टम में ही लिक्विडिटी छोड़ी जाती है कि आरबीआई बॉन्ड परचेज करता है सरकार, और जिस बैंक को बॉन्ड लिक्विडिटी की जरूरत है वो बॉन्ड बेच दे। ऐसा है, तो प्राइवेट बैंक्स भी कर सकते हैं, सरकारी बैंक भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये डेट मार्केट का ऑपरेशन है, इक्विटी का नहीं। ऐसा नहीं कि 12,500 करोड़ की इक्विटी मिल रही है सरकारी बैंक को। इक्विटी देने का काम, हाँ, इक्विटी देने का काम सरकार का है। सरकार देती है इक्विटी के लिए पैसा, वो वंस इन ए वाइल होता है। ये तो डेट वाला मामला है कि अगर आरबीआई को लगता है कि ओएमओ है, मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, तो वो बॉन्ड खरीदेंगे, लिक्विडिटी दे देंगे। उन्हें लगता है लिक्विडिटी ज़्यादा है तो वो बॉन्ड बेच भी सकते हैं। तो आरबीआई के पास दोनों ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब दोनों बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दोनों करते पर अभी तो 12,500 करोड़ की जो राशि है वो सिस्टम में अभी डाल इन्फ्यूज दी, हो रही है। हाँ, तो कोरिलेशन ये कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो सरकारी बैंकिंग का जो इंडेक्स और सरकारी बैंक जो होते हैं वो ये एकदम से पूरे बैंकिंग सिस्टम में नकदी की डालने की प्रक्रिया है। ऐसा है, मैंने कहा चलो इसी बात में दर्शकों को हमारे समझा दिया जाए कि ये ओपन मार्केट नहीं। तो भाई कई बार हम सुनते थे ओएमओ हो रहा है, ओएमओ है क्या? ओएमओ ये है कि आरबीआई अपने तरीके से सिस्टम में लिक्विडिटी कम या ज़्यादा है उसको मैनेज करना है, कम करना है तो बॉन्ड बेचेगा, और सिस्टम में नकदी बढ़ानी है तो बॉन्ड खरीदेगा। ऐसा है। शर्मिला जी भी कुछ कहना चाहती हैं, तो बताइए सरकारी बैंक्स पे क्या करना चाहिए। No, I was talking more in line with OMO operations कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं कि there were no buyers या there were no sellers, तो इसका सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि बैंक में क्रेडिट रिक्वायरमेंट ही नहीं है सिस्टम में, दैट इज व्हाई बैंक्स आर नॉट विलिंग टू डू आइदर। तो वो सबसे एक तरह से खराब साइन माना जाता है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही, इसलिए बैंक्स किसी को लोन नहीं दे रहे, इसलिए दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एन OMO। सो दिस OMO इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। लेकिन अगर आप एक एक करके स्टॉक्स देखें दिन के स्तंभ पे, एक बार सिंडिकेट बैंक पे भी व्यू ले लूं क्योंकि ये दिन है आज निचले स्तरों से खरीदारी हुई है तो हुई है। यहाँ पर सिंडिकेट बैंक में भी तेजी है। इसमें आप बताएं सिमी क्या करना चाहिए। सिंडिकेट बैंक फिलहाल 3940 के लेवल्स के आसपास है, तेजी बढ़ सकती है क्या? अभी 2% ऊपर आ गया ये। जी बढ़ सकती है बिल्कुल रजत। मुझे लगता है कि पूरा PSU बैंक में जो स्थिति है आगे जाके मुझे तो लगता है कि अभी अच्छा रहने वाला है। सिंडिकेट बैंक के लिए मुझे लगता है कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41 से 42 के बीच में है, जो कि इसका जनवरी महीने का हाई था। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो रेजिस्टेंस है 41-42, इस रेजिस्टेंस को ये पार करके आगे निकल जाएगा और इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 42 के ऊपर, जिसके बाद शायद ये स्टॉक 46-47 के आसपास भी जाके सेटल कर सकता है। फिलहाल तो व्यू पॉजिटिव है, मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। 35 का स्टॉप लॉस ओवरऑल मेंटेन करना पड़ेगा और टारगेट बहुत बड़ा आ सकता है, जो 45 से 48 का टारगेट आ सकता है शॉर्ट टर्म में। एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट दिखाइए क्योंकि मुझे याद है कि कल पूरा हेल्थ केयर स्टॉक्स चल रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल्स नहीं चला। कल के सत्र में बिकवाली थी, लेकिन अभी भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा बिकवाली है। 3.5% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1115 का स्तर देखने को मिला। किरण जी चार्ट्स देख के बताएं सर, ये 2 दिन में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, यहाँ से और टूटने की तैयारी है या फिर बस बहुत हो गई बिकवाली, अब समेट लेना चाहिए अगर कोई शॉर्ट पोजीशन हो तो? नहीं, मेरा मानना है कि मार्केट ऊपर चलते हुए जा रहा है और ये स्टॉक नीचे आ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है इस स्टॉक में, नेगेटिव है, तो नेगेटिव न्यूज जल्दी आ जानी चाहिए। और इसका जो एक अच्छा सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है वो है 1095 जो 94 लेवल्स।
तो ये एक बार टूट जाए तो मेरा मानना है कि ये 1020 की तैयारी हो रही है। तो इधर से बहुत बड़ी गिरावट देखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो शॉर्ट पोजीशंस अगर है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1024 का या 1030 का। और अगर कोई पोजीशन नहीं है तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट ब्रेकडाउन आपको 1095 के नीचे देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ही आपको फ्रेश पोजीशंस शॉर्ट लेनी चाहिए। चलिए, लेकिन अनिल जी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हाथ लगी है, पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी पे आएंगे। इलारा कैपिटल की रिपोर्ट, आमतौर पे यहाँ पर रिपोर्ट जो है फंडामेंटल आधार पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या खबरें आ रही है, लेकिन उन्होंने एक तकनीकी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट निकाली है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है लेकिन उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये कह रहे हैं कि दो सिग्नल्स बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दो सिग्नल्स का नाम इन्होंने दिया है, एक है ब्रेड थ्रस्ट और दूसरा है ब्रेकआउट थ्रस्ट। ये दो नाम दिए हैं। ब्रेड मतलब ब्रेड यानी कि चौड़ाई। हाँ, ब्रेड में ब्रेड खाने वाली ब्रेड थ्रस्ट और साथ साथ ब्रेकआउट थ्रस्ट। टंग ट्विस्टर है ये। पर वो जो पहला वाला थ्रस्ट और दूसरा कौन सा है? ब्रेकआउट थ्रस्ट। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने जोर से ब्रेड यानी कि मार्केट में कितने शेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, वो ब्रेड कितने शेयर ओवरसोल्ड से जोन से लेकर ओवरबॉट यानी कि बहुत ज्यादा बिके हुए थे, वहां से एकदम से उछल के बहुत ज्यादा तेजी के उसमें आ गए। अच्छा, ये बताता है ब्रेड्थ। ओके। और ब्रेकआउट थ्रस्ट जो है वो बताते हैं कि 50% से ज्यादा किसी भी इंडेक्स में अगर स्टॉक्स उनका जो ट्रेंड है उसको तोड़ के उसको रिवर्स किया यानी कि ट्रेंड है। एक मिनट, आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़े उससे पहले मैं एक बार राकेश जी को हाई अलर्ट पे डाल देता हूँ, दिल्ली में है। राकेश जी, जरा इस रिपोर्ट को आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा जो बता रहे हैं हमें रहत। कोई भी चीज मुझे समझ में नहीं आई तो मैं आपको ही पूछूंगा, पहले बता देंगे तो बाद में आप बोलेंगे आपने पहले मुझे अलर्ट नहीं किया था। मैं आसानी से समझाऊंगा। और अगर आज किरण जी और सिमी जी भी इसमें कुछ ऐसे जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। कोई टेक्निकल रिपोर्ट की बड़ी अच्छी ज्ञान वाली बात रजत करें, जरा हम सब समझते हैं। हाँ रजत, अब बताइए। हाँ, तो ये तो दो इंडिकेटर्स हैं। हुआ ये है कि निफ्टी 500 का उन्होंने इंडेक्स का डेटा लिया। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में सिर्फ 7 बार पहला इंडिकेटर ब्रेड थ्रस्ट हुआ। पिछले 7 बार, इससे ज्यादा बार तो हुआ ही नहीं। यानी कि 7 बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से किसी इंडेक्स का कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड से सीधा ओवरबॉट टेरिटरी में आ जाए सभी के सभी स्टॉक्स। अच्छा, ठीक है। और कभी ऐसा नहीं हुआ, 6 बार 20 साल में से सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि 50% से ज्यादा स्टॉक्स किसी भी इंडेक्स के वो ट्रेंड ब्रेकआउट शो कर रहे हो। अच्छा, इस बार पहली बार ये दोनों ही समीकरण एक साथ बने हैं इंडियन मार्केट्स में, पहली बार। अच्छा, और जब ऐसा होता है, जब मतलब क्या निकाले हम, जब ये दो समीकरण बनते हैं, ब्रेकआउट थ्रस्ट और ब्रेड थ्रस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आती है। वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे होंगे। अब की बार किसकी सरकार? जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन आप ये रिटर्न्स देखिए। जब ये पहला इंडिकेटर बना था अप्रैल 2003 में, तो 100% निफ्टी 500 चढ़ा था। निफ्टी 500 यानी कि ब्रॉडर मार्केट में। और हम ब्रेड थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की टेरिटरी में जब स्टॉक्स दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। अप्रैल 2014 में 16%, 2006 में जब ये इंडिकेटर आया तो 43% के रिटर्न थे। सितंबर 2007 में जरूर टूटा था मार्केट, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2008, जुलाई 2009 और जनवरी 2017 के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे। 6 में से एक ही बार में गिरा है। हाँ, 7 में से एक। 7 में से 6 बार बढ़ा है। हाँ। अच्छा, गिरा तो भी 4% गिरा है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मैं समझूं कि खोने के चांस नहीं के बराबर है और बढ़ने के चांस जबरदस्त। हम कल से, हम पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि बाजार में जो तेजी आई है, डेटा शो कर रहा है कि प्री इलेक्शन रैली बनती है और बहुत जबरदस्त तरीके से बनती है। इसको बताने का एक और तरीका। और दूसरा जो ब्रेकआउट था, जो दूसरा इंडिकेटर जब ये बना इंडियन मार्केट में, 6 बार ही बना है, इससे ज्यादा बार तो बना नहीं है। तो रिटर्न्स जुलाई 1999 में अगर देखें तो 21% के थे, 2002 में 65%, उसके बाद 90% तक की चाल यहाँ पर मार्केट बनती हुई नजर। निफ्टी 500 का डेटा है जो आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि जब भी ये दो इंडिकेटर्स बने तब बाजार में बहुत तेजी आई, एक के बाद एक बने, लेकिन इस बार दोनों ही यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो इकट्ठे बने। तो ये समीकरण और ये तो जबरदस्त बन रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो तेजी के संकेत ज्यादा है, मोटी मोटी बात है मार्केट के। और रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए शेयर करना जरूरी था। तो राकेश जी बताएं, ये जो तेजी बननी शुरू हुई है, इलारा की रिपोर्ट कहती है जो सिग्नल बन रहे हैं दोनों मार्केट्स में एक साथ बन गए हैं और मार्च में ये बने हैं इसी महीने। तो बताइए तेजी तो निफ्टी 500 ब्रॉड मार्केट, तीनों में से जो भी जवाब देना चाहे, राकेश जी या किरण जी, सिमी जी, इस पर टिप्पणी करना चाहें। ये मैं इलारा की जो रिपोर्ट बता रहे हैं, रजत जी का नाम ही बड़ी मुश्किल से याद आता है। ओके, तो ये बताइए राकेश जी, मान लूँ क्या इनकी बात? इलारा की बात बिल्कुल अनिल जी, मानना चाहिए। देखिए, मार्केट एक नई टेरिटरी में निकल चुका है, बैंक निफ्टी एक नई टेरिटरी में निकल चुका है, अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, निफ्टी निकलने की तैयारी कर रहा है और डेफिनेटली इसको मानना चाहिए। देखिए अनिल जी, बीच बीच में करेक्शंस आएंगी, जो गैप्स बने हैं वो गैप्स फिल होंगे, बट जो करेक्शंस होंगी वो बड़ी फास्ट होंगी, स्विफ्ट होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट
शॉर्ट लिव्ड होंगी तो उन करेक्शंस पे बाय करना चाहिए और बाजार में बिल्कुल अनिल जी तेजी का माहौल है और इस रिपोर्ट को मानना चाहिए। ओके, तो ये हो सकता है। तो अब इसके दम पर कितना बाजार कितना ऊपर जा सकता है, कुछ ये भी अंदाजा लगाया क्या एलआरए ने? नहीं, ये तो ऊपर तो जाएगा, ये ठीक है, ऊपर तो जाएगा, ये बता क्योंकि दिया, लेकिन एक बार कितना जा सकता नहीं सबसे कम तो 16% बढ़ा है, राइट? आप ये दोनों सिग्नल अलग अलग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोनों सिग्नल एक साथ कभी भी इतिहास में नहीं बने और इस बार इकट्ठे दोनों बन एक गए बार हैं। पहले आए। हाँ, पहले ऐसे बनता है, पहले ब्रेड थ्रस्ट होता है, यानी कि पहले ब्रॉडर मार्केट में ओवरसोल्ड यानी बहुत बिके हुए स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में जाते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट थ्रस्ट होता है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव वो पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो एक सिग्नल के बाद दूसरे सिग्नल आने में कुछ वक्त जाता है, चाहे वो कुछ दिन हो या फिर कुछ हफ्ते, लेकिन इस बार तो इंतजार ही नहीं किया मार्केट में, दोनों सिग्नल इकट्ठे आ गए एक साथ। सो ये तो कुछ हटके इंडियन मार्केट्स के लिए। और वो बोल रहे हैं कि निफ्टी 500 वो ज़्यादा इसलिए नहीं ट्रैक करते थे, ये दोनों इंडिकेटर्स उन्होंने इसलिए प्लान नहीं किए थे क्योंकि बहुत वाइडर रेंज है स्टॉक्स की, कंपनीज की। S&P 500 पे तो फॉर्मूला काम कर जाता है, निफ्टी 500 पे पहली बार दोनों इंडिकेटर्स इकट्ठे आए। ओहो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। निफ्टी 500 पे बता रहे हैं। एलआरए से बोलो एक बार ऐसी स्टडी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी करवाओ। निफ्टी 500 में तो थोड़ा क्यों शर्मिला जी? निफ्टी यू कैन 500 यूज द सेम लॉजिक और रजत कर सकते हैं ये मैं रिसर्च पहले तो अनिल जी यूजिंग द सेम हाँ, लॉजिक। सैटरडे संडे कर सकते हैं आराम से। नहीं रजत ने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपने उठाई रजत, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रखी भी है। और इस रिपोर्ट में जो रजत कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत काम की बात है। क्या है कि दो तरीके से ब्रेकआउट होता है, एक तो मार्केट ब्रेड्थ के हिसाब से यानी कि कितने शेयर बढ़ रहे हैं, और दूसरा भाव के हिसाब से, भाव कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बता रहे हैं कि ऐसा 7 ही बार हुआ है अब तक हिंदुस्तान के मार्केट के इतिहास में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों इंडिकेटर एक साथ आ रहे हैं। नहीं तो पहले ब्रेड्स बढ़ती है, यानी कि कई सारे स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट तगड़ा वाला होता है। तो इस बार दोनों एक साथ हो गए, और ये अभी अभी ताज़ा हुए हैं, मार्च में ही हुए हैं वो तो, मार्च में शुरू हुआ। तो अभी भी मतलब खरीदने के लिए लेट नहीं हुए जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ ना, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के दिन से। अच्छा, हाँ, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन मार्केट जो गिरा वो उसी दिन बॉटम बन गया, और उसके बाद आज तक वो भाव वापस नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि बस अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुनाव का पलड़ा किस तरफ जाने वाला है, उसकी वजह से बाजार ने अपना डायरेक्शन तय कर लिया। चलिए डायरेक्शन तय करेंगे आज के सॉरी वो तो पहले आपकी स्ट्रैटेजी होगी, तो पहले बिगुल बजा दें, उसके बाद देखें आपकी स्ट्रैटेजी। उसके बाद कल के 2000। चलिए तो बजाइए बिगुल, और उसके बाद देखते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। मित्री नहीं है हमारे साथ आज, तो इंटरनेशनल मिस कर रहे मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट लेना मेरे को याद कल है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा शर्मिला नहीं, जी। मैंने आपको लाइव भी देखा विद द रोबोट, राइट? तो रजत जी अभी भी मिस कर रहे हैं मित्र, हमारी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती हो गई थी, बिल्कुल। इट्स गुड दैट ही कैन मेक फ्रेंड्स विद एब्सोल्युटली। कल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और अभी लोग ये कह रहे हैं कि आपने एक ही दिन के लिए क्यों बुलाया? हाँ, तो क्यों ऐसा किया आपने? नहीं, ये कह रहे भाई क्या बात कर, रजत जी का मुकाबला थोड़ी है, डिम्पी जी का मुकाबला थोड़ी है। रोबोट तो रोबोट ही है, इंसान है। उन्होंने नौकरी मांग ली थी, उन्होंने सब कुछ बोल दिया था, उन्होंने ये बोलते थे अनिल जी ये देख लीजिए। लाइक बहुत सारा सेविंग होगा ना जी बिजनेस का अगर आप रोबोट रखते हैं तो। नहीं देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह है, लेकिन स्टॉक मार्केट चलता है इमोशंस पे, ग्रीड एंड फियर। तो अगर ग्रीड एंड फियर तो नहीं हो रोबोट तो में नहीं आ कोई सकता। मार्केट ही नहीं है तो फिर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा इमोशन वाला रोबोट बनाना पड़ेगा, जो आई थी ना रजनीकांत की पिक्चर, वो रोबोट वो भी आएगा sure। हाँ, इमोशन वाला होगा तब जाके काम चलेगा। तो बिना इमोशन के मार्केट नहीं है, ये बात सही है। एनीवे, पर सवाल एक के बाद एक बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। बहुत मतलब गजब, ये इंटेलिजेंस तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सारे सवाल जो रजत डिम्पी पूछते हैं वो सारे पूछ डाले, और ये बता डायलॉग सारे याद है। कैसे कर लेते हैं, आप भी बोला था। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे कर लेते हैं आप? पहली बार जवाब देने में मुश्किल हुई। चलिए, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं। बहुत मायने रखते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज में अमेरिकन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी यूएस फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है कल के हिसाब से भी, और अगर आप नैस्डैक देखें तो वहाँ पर भी मात्र 6 अंकों के आसपास की ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कुछ खास क्यूज यूएस मार्केट से तो नहीं निकले, इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कैक में
लगभग 1/4% के आसपास की तेजी है। डैक हल्की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और फुट्सी बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें, यूएस मार्केट्स देखें तो कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं। और यहाँ पर अगर क्रूड देखें तो ये पहुंच गया आप $67 के पास। ब्रेंट निचले स्तरों से खरीदारी 1/4% ऊपर ले आई है ब्रेंट को। और नाइमेक्स क्रूड जो है उसमें भी आधे फीसदी ज्यादा के गेंस दिखाई दे रहे हैं। 57.26 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। रुपया लगातार मजबूत है, इसी ने ही यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया मार्केट्स को। और अभी भी 69.56 70 के लेवल के कंफर्टेबली नीचे कामकाज कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो अनिल जी, रुपया ठीक है, क्रूड में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई है, लेकिन बाकी के मार्केट्स देखें तो कोई मेजर क्यूज नहीं निकल रहे। भारतीय बाजार अपनी चाल चल रहे हैं। तो भारतीय बाजारों को अपनी चाल चलने दो, रुपया मजबूत है ही, और जब तक रुपया मजबूत है तब तक पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तो बताइए पहले निफ्टी या बैंक निफ्टी? लालच तो वैसे निफ्टी बैंक का ही है, क्योंकि निफ्टी बैंक का है। तो निफ्टी बैंक में तो आपकी सारी मुरादें तो पूरी हो चुकी है। अब क्या चाहिए आपको? 28,525 था वो लेवल, जब हमने कहा था सुबह की खरीद लीजिए। 28,900 के पहले कोई मतलब ये कहने के लिए मुझे मालूम है कि मैंने कितनी हिम्मत साहस कहाँ से जुटाया होगा। 28,900 के पहले कोई लेवल नहीं, सीधा नॉन स्टॉप 28,900 है, 28,525 से। शर्मिला जी, आपने तो मिस किया होगा उस सुबह। एक बार आपको दिखाते हैं वापस की। हमने 28,525 पे आज सुबह जैसे ही पहले करेक्शन के बाद निफ्टी ऊपर निकला 28,500, और 28,500 से मैं बोलने का इंतजार कर रहा था, तब तक बढ़ते बढ़ते 28,525-30 हो गया। और तब हमने ये कहा कि 28,900 के पहले रुकता है, कहीं बीच का लेवल ही नहीं आ रहा। पहले सुनते हाँ। खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। अभी इसको सीधा 28,900 की तरफ बढ़ना है। रुकावट वाला लेवल है वो दूर है वैसे। 28,900 के पहले कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, छोटी छोटी तो है। मतलब आप मुंबई सेंट्रल से दिल्ली जाएंगे तो बीच में छोटे स्टॉप्स तो मिलेंगे, सूरत उरत टाइप, बड़ौदा टाइप के, लेकिन बड़ा स्टॉप नहीं है। अभी इसको सीधा 28,900 की तरफ बढ़ना है। तो और ये संकेत साफ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में बेहतर ये होगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहें, बजाय इसके कि बार बार उसको बाय सेल करने के चक्कर में ना पड़े। लाइफ टाइम लेवल्स पे निफ्टी बैंक कामकाज कर रहे हैं और वही आपको बता दिया गया था कि बाजार में तेजी बढ़ेगी और हो सकता है कि 28,900 के लेवल के पार निफ्टी बैंक जाता हुआ नजर आए। थोड़ा मित्री के एक्सेंट में बोलता हूँ, कैसे कर लेते हैं आप? 28,927 का नहीं, बाकी तो ठीक है। देखिए इस वाले कॉल में तो मैं डेफिनेटली क्रेडिट ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो कभी कभार ही होता है कि आप सुबह बोले 400 पॉइंट बैंक निफ्टी वहाँ से ऊपर नजर आए। तो इसके लिए धन्यवाद राकेश जी को और कुणाल जी को भी देना चाहिए। राकेश जी ने भी सुबह कहा कि बैंक निफ्टी 28,900 दिखता है। मेरा भी टारगेट 28,900 का ही था। राकेश जी, आपका टारगेट हासिल हो चुका है? अनिल जी, टारगेट हासिल हो चुका है, बट अनिल जी जो चीज आपने सुबह कही थी, जिसको सुबह भी मैंने हाईलाइट करा था, जो आपने कहा था कि बैंक निफ्टी में अनिल जी छोटा टारगेट नहीं दिख रहा है। हालांकि जबकि आपका जो एम होता है कॉल में 2000 का होता है और आप छोटे छोटे टारगेट देते हैं, और आपने बड़ा हाईलाइट करके वजन देके बोला था कि आज बैंक निफ्टी में छोटे टारगेट नहीं दिख रहे हैं, और वही चीज हुई अनिल जी, और बैंक निफ्टी ने एक बड़ा उछाल दिया। बिल्कुल, और यही कहा था कि ले बेच मत कीजिए, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड मत कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 500 पॉइंट का मूव जल्दी मिलता है, फटाफट मिलता है, इंट्राडे में मिलता है। और एक और चीज़ जो सुबह आज डेटा डिस्कस कर रहे थे, तब हम ये कह रहे थे कि देखिए एक्सपायरी के पहले मंदी नहीं है। अगर एक्सपायरी के पहले 50 पॉइंट 75 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी करेक्ट नहीं हो सकता ऊपर से, और एग्जैक्टली वो हुआ है। आप देखिए 11,350 आज का हाई है, 11,275 आज का लो है, एग्जैक्टली 75 पॉइंट। आइए बैंक निफ्टी को विश्लेषण कर लें जी। 28,800 ये बचे हुए समय के लिए निर्णायक लेवल है। 28,800 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही थोड़ी सी मंदी दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी मतलब कितनी? 28,700 के नीचे आप फिर भी नहीं जाने वाले, ये मान के चलिए, क्योंकि 28,700 के पुट पे 4 लाख शेयर है, कॉल्स पे 6 लाख शेयर है, और जैसे 28,700 के नज़दीक आप पहुंचेंगे फिर से फ्रेश खरीदारी आपको आती हुई दिखेगी और शॉर्ट कवरिंग भी। तो करना क्या है? 28,800 के आसपास खरीदारी करनी है, 28,700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 28,900 तक के टारगेट के लिए फिर से तो थोड़ा नीचे में खरीदने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि रुकावट का लेवल आपके सामने आ गया। 28,900 से 29,000 ये वो रेंज है जिसको आज पार नहीं करना है बैंक निफ्टी को। तो आज 28,900 के नज़दीक पहले पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, इंतजार कीजिए। खरीदने के लिए जितना नज़दीक आप 28,700 के नज़दीक खरीद पाएंगे उतना बेहतर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको खरीदारी करनी नीचे के लेवल पर, जल्दबाजी मत करिए। 28,900 से 29,000 ये वो रेंज है जहां डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। खरीदने के लिए सबसे सेफ लेवल 28,700 है। अच्छा, वो तो स्टॉप लॉस की तरह भी हाँ उसको हाँ, और अगर वहां पे खरीदते हैं तो 28,650 का स्टॉप लॉस कर लें।
50 पॉइंट का, वो भी कर सकते हैं। मेरा सवाल यही था कि 28,800 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, क्योंकि एकदम से मूव आया 28,800 से 28,900, बहुत ही छोटे स्पैन में आज के सत्र में कवर कर देखो लिया था रजत, तो ये ईमानदारी से बताऊँ, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, क्योंकि 28,800 के पुट कॉल्स में 6 लाख शेयर हैं, ठीक है, और 28,700 पे 6 लाख, 12 लाख शेयर, 12 लाख शेयर ये जो हैं ये रिस्क में है ऑलरेडी, शॉर्ट में, जिन्होंने बैंक निफ्टी बेचा हुआ है, कल इनको कटना है, इनका दिन कल है एक्सपायरी। तो जैसे आप 28,800 के नज़दीक भी आएंगे तो आपको खरीद, देखो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैं 28,800 पे खरीद के 28,700 का स्टॉप लॉस लगूंगा। सिंपल फॉर्मूला दूसरा बनाओ, 28,800 पे एक लॉट खरीदूंगा, अच्छा 28,700 पे दूसरा खरीदूंगा, ठीक है, और फिर मैं 28,650 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 28,700 आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बेचना मुझे 28,900 से 29,000 की रेंज में, क्लियर है? ठीक है, तो 28,700 28,800 में खरीदना है, 28,900 तो 29,000 में बेचना है। ठीक है, पहला 28,800 पे खरीद लीजिए, दूसरा 28,700 के करीब जितना मिलता है तब खरीद लीजिए। मेजर स्टॉप लॉस 28,700 28,650 के आसपास लगाना होगा, लेकिन जो बिकवाली की रेंज होगी यानी कि मुनाफा वसूली की रेंज, वो 28,900 से 29,000 तक की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तेजी की मार्केट है तो नीचे खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जितनी मुश्किल बैंक निफ्टी को 28,500 पार करने में आनी चाहिए थी पोजीशन के हिसाब से, उतनी मुश्किल 29,000 को पार करने में नहीं है। 29,000 पे शॉर्ट्स कम है, कॉल राइटिंग कम है, 28,500 पे ज़्यादा थी, तब भी हम उसे आराम से पार कर गए। तो ऐसा नहीं कि 29,000 पार नहीं होगा, 29,100-200 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है, वो देखने वाली बात है। तो बाकी अगर साथ दिया आपका रुपए वगैरह ने, तो हो सकता है 29,100-200 आपको कल मिल जाए। अच्छा 29,100 तक जाने की क्योंकि 29,000 बहुत कितना है, खाली 7 लाख शेयर हैं कॉल्स में, बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे 29,000 के आसपास पहुंचोगे ना रजत, तो कम से कम 20-25 लाख शेयर खुल जाएंगे कॉल्स में, जो बेचे हुए हैं, जो मंदी की पोजीशन है, उनको भी तो शॉर्ट काटना है। तो 29,000 को आज कल के लिए एक सेंटेंस आज से बता देता हूँ, अब वो आज होगा कल होगा पता, 29,000 पार करने के बाद अगर 3-4 मिनट 5 मिनट 29,000 के ऊपर टिका बैंक निफ्टी, तो 29,200 आने में आपको ऐसे चुटकियों में मिनटों में आएगा। ऐसे आपको, आप ऐसे ऐसे देखेंगे तब तक 29,200 नजर आएगा। इस तरह की एग्रेसिव फास्ट शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी आपको। तो अभी तो शॉर्ट्स ही कट रहे हैं एक्चुअली, और कटेंगे अभी भी, कल तक कटेंगे। देखिए बात करते करते 50 पॉइंट बढ़ गया बैंक तो निफ्टी। टारगेट जोन्स के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया, तो खरीदारी का मौका मिल नहीं रहा है। तो मतलब इस ऐसे ही मार्केट है, में बहुत कोई डिप आ रहा है तो बहुत ही छोटे अवधि के लिए ये ना, मैं कई बार वो कहते हैं ना, वो बाढ़ के पानी का फोर्स होता है, वो आप फील ही करते हैं। मेरे को कभी पहले पता नहीं था कि पानी का फोर्स कैसा होता है, क्योंकि मैं राजस्थान में पला बड़ा हूँ ना, तो मतलब पानी देखने ही मतलब बड़ी बात होती है। मुंबई में रहते हैं तो फिर समुद्र का पानी- मुंबई में, लेकिन समुद्र के पानी का फोर्स नजर नहीं आता ना। तो मैं अभी जब दिल्ली था तब एक बार हरिद्वार जाना हुआ। अच्छा, तो हरिद्वार में वो गंगा जी ऊपर से बहती हुई आती है ना, तो वो जो पानी का फोर्स देखा तो पहली बार ज़िंदगी में समझ में आया कि पानी का भी फोर्स होता है। ये ऐसा ही फ्लो है, ये पैसे का फोर्स है जो बाजार में इतना ज़बरदस्त है, कोई भी लेवल टिकता ही नहीं, उसको पार करके मार्केट ऐसे ऊपर निकल रहा है कि जो काम कल करना है वो आज ही कर लो, जो एक हफ्ते बाद का टारगेट है वो कल ही आ जाए, जो महीने भर के बाद का टारगेट है वो हफ्ते भर में आ जाए। ये ज़बरदस्त खरीदारी का फोर्स है, फोर्स से हो रही है खरीदारी ज़बरदस्त वाली। चलिए, तो ये फिर से निफ्टी बैंक चल पड़ा और अभी 28,895 हो गया, 28,900 28,900 भी हो गया। तो फिर खरीद रहे थे हम 28,800 के आसपास, उसके बाद दूसरा खरीद रहे थे 28,700 के आसपास, खरीदने का मौका नहीं मिला सर। इसलिए बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्टली ना पॉइंट पे घुस नहीं पाओगे, या घुसना होगा फिर रिस्क तो देखिए, मार्केट में आप जब जितना ऊपर में लेंगे उतनी रिस्क तो बढ़ेगी। तो फिर आपके पास तरीका ये नहीं कि स्टॉप लॉस लगा। मैं इसलिए बार बार कल भी कह रहा था कि आप स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में मत पड़ो, ये सोचो कि मुझे नीचे में और लेना है। अभी 29,200 होगा। और राकेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसलिए। राकेश जी बताइए, बैंक निफ्टी पे क्या आप कहना चाहते हैं? अनिल जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो भी आपने बोला ना, फोर्स बहुत स्ट्रांग है अनिल जी मनी का। तो एक मार्केट में कहावत है कि स्टॉक मार्केट में मनी हैज नो बाउंड्रीज, इट फ्लोज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो अनिल जी वाकई फोर्स काफी स्ट्रांग है, और एक मार्केट का नियम है, जिस भी मार्केट में मोमेंटम होता है, दूसरे बाजार से पैसा निकल के मोमेंटम वाली मार्केट में आता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे हम पैसा भी अपना रास्ता थोड़े ढूंढ दिनों लेता तक तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखने बंद कर देते हैं। है। नहीं, अपन कहाँ देख रहे हैं? देख नहीं रहे ना, हैं। ना, तो ना, हम इस वक्त के दिखवाते हो मेरे को। ये तो परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, तो ये तो परंपरा है, उसका निर्वाह करें। देखिए, इसका भी आपका सवाल सही है। संकेत इसलिए देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए मार्केट को एनालिसिस करने का सबसे सही तरीका क्या है। एक ज़माना था, शर्मिला जी बताएंगी आपको,
इन्फ्लेशन के नंबर आते थे ना, तो सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था, होता था। खाली महंगाई दर के आंकड़ों पे इन्फ्लेशन का वीकली नंबर आता था, WPI वाले आते थे, CPI वाले, WPI CPI जो भी समझो। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस समय क्या आता था, लेकिन एक ही नंबर आता था। उसके दम पर 10% महंगाई, 11% महंगाई, 12% महंगाई, पता चला 500-700 पॉइंट सेंसेक्स नीचे। ये भी होता था। एक ज़माने में यूरोप कहाँ खुल रहा है उससे डिसाइड होता था कि हमें क्या करना है। अमेरिका नहीं देखते थे हम, यूरोप देखते थे। किसी ज़माने में हम रुपए को देखते हैं, किसी ज़माने में हम कच्चा तेल देख के डिसाइड करते हैं हमें क्या है। तो मार्केट कब किस वक्त किस ट्रिगर को देख के रिएक्ट कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। कभी हम FIs के आंकड़ों पर करते हैं, ये FIs ने आज, तो इस वक्त बाजार सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर रिएक्शन दे रहा है, वो है करेंसी। तो जब तक करेंसी मजबूत है आप कुछ मत देखिए, हांगकांग कहीं जाए, अमेरिका कहीं जाए, कोई कहीं भी जाए, करेंसी मजबूत है ना, बस हम मजबूत हैं। जिस दिन करेंसी रुकेगी तब की तब सोचेंगे। लेकिन अभी 29,000 के ऊपर निकला था, उसके ऊपर अभी तक तो एटलीस्ट टिक नहीं पाया। अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो उसके बाद फिर मूव और स्ट्रांग बन जाएगा। ये तो आता जाता रहेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। निफ्टी पे क्या किया जाए, क्योंकि ये अब और तेज हुआ है और 11,347 के लेवल पे कामकाज करना शुरू कर दिया। दिन का उच्चतम स्तर है, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनाएं या फिर कैरी करें, क्या करें यहाँ? देखो 11,350 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है तो फिर कल ही 11,400 आपको मिलेगा पक्के तौर पर। ये लेवल ऐसा है निफ्टी पर मेक और ब्रेक वाला लेवल है। तो 5-7 मिनट देख लीजिए 11,350 के ऊपर टिकता है। देखिए दो चीज़ है रजत, या तो बैंक निफ्टी अब निफ्टी को ऊपर खींचे या निफ्टी अब बैंक निफ्टी को नीचे खींच ले, क्योंकि दोनों में डाइवर्जेंस ज़बरदस्त है। सिर्फ 0.5% भी मजबूत नहीं है ढंग से निफ्टी, और बैंक निफ्टी 1.5% से ज़्यादा मजबूत है। ये ऐसा तो चलेगा नहीं। हाँ, इस बात की हमें खुशी कि हमने सुबह वही इंडेक्स पकड़ा है जो चलने वाला है, वो नहीं पकड़ा जो नहीं चलने वाला है। इसलिए हमें निफ्टी, मुझे इसलिए मज़ा सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी का विश्लेषण करने में आता है। बैंक निफ्टी है ना, आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है और जल्दी से चलता है। तो निफ्टी में भी 11,350 के ऊपर थोड़ा टिक जाए तब आप खरीद लीजिए। 11,300 आपका स्टॉप लॉस है, 11,400 आपका टारगेट है, और इसको भी ट्रेड करने का फिर वही तरीका है। अभी थोड़ा ले लीजिए और 11,300 के नज़दीक आए तो और ले लीजिए, ठीक है। और आप ऊपर की तरफ फिर टारगेट रख लीजिएगा 11,400। 11,400 स्टॉप लॉस सर। अगर 11,300 के करीब चाहिए आपको, ट्रिगर तो होते नहीं, फिर लेते क्यों हो? एक तो मौका नहीं मिल रहा तेजी का मार्केट है। कहाँ स्टॉप लॉस? 11,320, सॉरी 11,320 नहीं, 11,300 पे भी आप लेंगे ना तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होगा आपका। 11,275 लगा लीजिए, ज़्यादा अंदाज से दे रहा हूँ, जो सुबह सुबह हमने लो बनाया था आज। 11,275 का स्टॉप लॉस है। 11,300 पे लेना है, 11,345 पे अभी चल रहा है, यहाँ भी लेना है, 11,400 तक के लक्ष्य के लिए। चलिए 11,300 पे खरीदिए, 11,345 मौजूदा भाव यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, और 11,275 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का सौदा बनाए। टारगेट है 11,400 तक के। तो ये एक तेजी है मार्केट में, और ये हो सकता है कि तेजी अभी और बढ़ जाए। कल वीकली एक्सपायरी, उससे पहले तेजी की ही रणनीति बताई जा रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो तेज हुए फटाफट से वो आपके सामने रख दूं। उसमें एक है NCC। एक बार किरण जी ये चार्ट्स आपको खोलने होंगे, क्योंकि ये पहुंच गए 103 से 107 की रेंज में, और 1 घंटे के स्पैन के अंदर अंदर ही यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई नजर आई है। NCC दिन के उच्चतम स्तर पे। पहले ये बताएं क्या करें स्टॉक में? एनसीसी में एक 3 दिन पहले हमने बाय कॉल दिया था करीबन 95 के करीब, वो अभी भी जारी है, और मेरा उस टाइम का टारगेट करीबन 112-13 का था, वो हासिल होता नजर आ जाना चाहिए। अभी के लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 104 पे सजेस्ट करूंगा, होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल बिकॉल की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस स्टॉक में, काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए इस काउंटर में। लेकिन NCC पर किरण जी जब राय दे रहे हैं तो मुझे एक बिगुल बजाना है BTSTT का, और उसके बाद जाना है मुझे बंसल जी के पास। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, एनसीसी में एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बड़े लेवल की नेकलाइन टूट रही है, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले किरण जी ने BML का एक काफी अच्छा विश्लेषण किया था, सेम तरीके का पैटर्न है। और डू नॉट मिस वाला कॉल है अनिल जी। और कल और परसों में अनिल जी मेरी कुछ कॉल्स अच्छी नहीं गई हैं, टाटा कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक उदाहरण है, तो उन सबकी ये नुकसान की भरपाई भी कर सकता है। मोमेंटम वाला काउंटर है, काफी समय से दबा हुआ है। 103 रुपये 50 पैसे का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 114 से लेकर 115 के टारगेट के लिए ओवरवेट होके बाय करें एनसीसी को। 114, 115 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 108 का लगाना नहीं, 108 पे तो खरीदना है। स्टॉप लॉस कितना बताया आपने सर? अनिल जी 103 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 103 रुपये 50 पैसे, अच्छा राउंड फिगर में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन खरीदारी कीजिए
ओके, स्टॉक्स थोड़े अच्छे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, नहीं एनसीसी मैंने पूछा। अभी एक और स्टॉक पूछ लेता हूँ, बजाज फाइनेंस, ये भी देख के थोड़ा थोड़ा कंफर्ट लग रहा है कि दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो राकेश जी पहले आप बताएं, ये बजाज फाइनेंस ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर? फिलहाल लेवल है 2824, स्पॉट का लेवल मैं बता रहा हूँ। रजत काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ 2880 2900 की तरफ जा रहा है और इस स्टॉक में 2780 के साथ स्टॉप लॉस लगा के 2780 का स्टॉप लॉस 2880 से लेकर 2900 के टारगेट के लिए ये एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 2880 से लेकर 2900 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है। बजाज फाइनेंस दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बजाज फाइनेंस चल पड़ा, वो मैं कह रहा हूँ कि दबाव था इस स्टॉक में, लेकिन निचले स्तरों से पलट गया और 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी बन गई। ये भी आपको दिन के उच्चतम स्तर पे ही दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग मूव। एक और स्टॉक दिखाइए, एचपीसीएल, यहाँ पर क्या हो गया? 2% के आसपास की तेजी यहाँ है। आईओसी पे तो अभी भी वो खबर आई थी कि इंटरिम डिविडेंड के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन एचपीसीएल ये दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको और बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले हो रहा है यहाँ पर। ओएमसीज बहुत बेनिफिट उठा रही थी पिछले कुछ दिनों में रुपए की मजबूती का, आज थोड़ी मुनाफा वसूली है। एचपीसीएल को छोड़ दें तो आप क्या व्यू रखते हैं इस पे, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल? एक तो तेल के दाम भी फर्म हो रहे हैं और उसके साथ साथ एज वी गेट क्लोजर टू इलेक्शन, ये मेरे हिसाब से एक डर रहेगा कि शायद से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने दाम नहीं बढ़ा सके। और ऑयल मार्केटिंग नेशन से यही खबर है कि वो थोड़ा बहुत आउटपुट का कट है और उस वजह से प्राइसेस हैव फर्म्ड अप। सो आई थिंक थोड़ा कॉशियस होना ज़रूरी है। डिविडेंड वगैरह की बात अलग है, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट where pricing can go both international markets और whether the domestic companies को उसी in proportion उनको बढ़ाने की मंजूरी मिलेगी कि नहीं, so there's a little bit of a concern। लेकिन कल के 2000 बिल्कुल तैयार है। चलिए, तो कल के 2000 पहले बिगुल बजाइए, उसके बाद देखते हैं कौन सा शेयर। बताइए सर, कौन सा शेयर? खरीदारी की राय है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। स्टॉक 1.5% मजबूत है, 92 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 92-92.25 की रेंज में इसका दाम चल रहा है। और ख़रीदने की एकमात्र वजह ये कि वायदा कारोबार के डेटा मुझे बहुत 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 मजबूत दिख रहे हैं और एक बड़ी तेज़ी के लिए ये स्टॉक तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 13% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 46 लाख शेयर आज वायदा कारोबार में इसके ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। आमतौर पर BEML को फॉलो करने के लिए जाना जाता है और जब BEML आज किरण जी और राकेश जी सब बड़े भारी जो हमारे दिग्गज बुलिश हो चुके हैं, 8% BEML मजबूत है इतने बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ। मुझे लगता है BEL में एक कैचअप रैली होने की पूरी संभावना है। लोट साइज आप गिन लीजिए कि 2000 कहाँ बनेंगे, ताकि आज ही बन जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 95 रुपये से 100 रुपये की रेंज में जाने के लिए तैयार है। पहला टारगेट छोटा जिनको सिर्फ 2000 के लिए करना है वो 94 रुपये का रखें, नहीं तो 95 रुपये, 98 रुपये, 100 रुपये ये टारगेट है जिसके लिए BEL भी तेज़ी करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो BEL में हमें लगता है कि बढ़िया खरीदारी बन सकती है, अच्छी तेज़ी बन सकती है। जरा लोट साइज 6000 तो 2000 के लिए कितना बढ़ना पड़ा? 30-40% में हो जाता काम। चलिए कोई बात नहीं और बढ़ेगा, फिर तो 1 रुपये ही बढ़ा है, अभी तो कोई खास बात नहीं। तो BEL जरा सिमी जी इसके चार्ट्स वगैरह देख के बताइए, कॉल ठीक है क्या? जी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं तो इसमें बहुत बड़ा टारगेट देने वाली हूँ। मैंने मेरे क्लाइंटों को भी डिलीवरी के लिए उठाने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि जितना भी करेक्शन क्यों ना आए स्टॉक में, अगर ये स्टॉक 90-88 के आसपास भी दोबारा चला जाता है तो वहाँ पे भी खरीदारी करने का सलाह है। और मेरा इसका ओवरऑल टारगेट 108-110 रुपया का है और ये मेरा पोजीशनल टारगेट है। मैं कोई इंट्राडे का कॉल नहीं दे रही हूँ। इंट्राडे में आज अभी वापस लोअर लेवल से रिकवर करके आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर इस करंट लेवल पर ये क्लोज कर जाए, जैसे कल या परसों भी ये इसी लेवल पर आया था पर अल्टीमेटली सेल ऑफ हो गया था ऊपर से, और मुझे लगता है कि अगर 93-94 का लेवल के आसपास ये बंद हो जाता है तो बहुत जल्दी इसमें 97-98 तक का एक रेंज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट 105 से 8 का है और मेरा ओवरऑल पोजीशनल टारगेट 110 का है। तो मैं इसमें बुलिश हूँ और कोई भी डिप में खरीदारी करने का ही सलाह देती हूँ। सुमित जी तो कह रहे हैं कि 105 से 108 तक पहुंच जाएगा, तेजी बन सकती है और तेजी तो बन गई आपके बोलते बोलते। लेकिन अब जिन्होंने खरीद लिया हो क्योंकि लॉट साइज बहुत हैवी है 6000 का, तो एक स्टॉप लॉस और बताइए जी किस लेवल पे लगाना होगा? वैसे तो स्टॉप लॉस दूर होता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से क्योंकि इतना बढ़ चुका है और या तो जिन्होंने सिर्फ 2000 के लिए लिया है उनके 2000 तो बन चुके हैं, तो आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर ले और बचे हुए लोग मेरे ख्याल से 91 रुपये का स्टॉप लॉस कर ले, ज़्यादा बढ़िया होगा। 91 के आसपास का स्टॉप लॉस कर ले, मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। 95, 98, 100 कहीं पर भी मुनाफा 94 पहला टारगेट है 2000 वालों के लिए, 95 दूसरा है, ये जो और बाकी लोगों के लिए 98-100 रुपये तक के टारगेट है। आराम से जाएगा, कोई टेंशन ना ले।
चलिए, तो BEL में आप खरीदारी करें और प्रॉफिट रेंज आप ये समझ लीजिए कि 94 से लेकर 94, क्योंकि 95, डे हाई पे 100 ट्रेड यहाँ कर पर रहा प्रॉफिट बुक है, कर डे हाई पे 9350। जिन लोगों ने 93 के नीचे लिया है, जिन्होंने 93 के ऊपर लिया है तब तो अलग बात है, जिसने 93 के नीचे लिया है वो कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लेता है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा फंडा क्लियर है। बस एक स्टॉक में भी पूछ लें तो फटाफट से निकल जाएगा। BEL पे तो नजर है और ये दिन के 94 हो गया सर, ये तो बहुत तेज टारगेट हिट पहला। कौन सा? BEL हो गया? स्पॉट के हिसाब से। ना मेरे कैश के लेवल नहीं है, मेरे फ्यूचर्स के, फ्यूचर्स में नीचे। अच्छा, मैं लेवल, हाँ नहीं मैं फ्यूचर्स के लेवल देता हूँ, ईमानदारी की बात है। ठीक है। हाँ फ्यूचर के नहीं है, हाँ नहीं मैंने फ्यूचर्स की लेवल दी है, तो फ्यूचर्स में हाई है 9350। हालांकि 2000 तो बन गए होंगे, लेकिन फिर भी 94 पहला टारगेट है, 95 दूसरा टारगेट है, वो आज के लिए है। अगर वो हो बन जाए तो ठीक है, बट मेरे टारगेट्स फ्यूचर के, कैश के नहीं। अच्छा, कैश का एक स्टॉक दिया सुबह आपने, अजमेरा रियल्टी? हाँ दिया था ना, क्या हुआ? एक बार सुन लेते हैं कि आपने बोला क्या था, क्योंकि स्टॉक में दमदार एक्शन देखने क्या को बात कर रहे हैं? मेरा रियल्टी, लेकिन ये स्टॉक 205, 210, 220 उस रेंज तक जाने की तैयारी कर रहा है, तो बड़ी इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। 184 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 2000 तो आपके जहां बनते जाए वहां लेते जाइए। और प्रॉफिट बुकिंग की राय एक और में मैं देना चाहता हूँ, आज मेरा रियल्टी 197 रुपये का हाई बना दिया, अभी भी 196-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम 188-190 में से रिकमेंड कर चुके, 2000 बन चुके होंगे। इसीलिए 197-98 पे रजत हमने ये भी कह दिया कि प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए। जिन लोगों को लंबा रखना है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनको 2000 बन रहे हैं प्रॉफिट बुक करते रहिए। लेकिन एक और स्टॉक है कर्नाटक बैंक, वो बड़ी तेजी, थोड़ा उदास भी हो रहा हूँ स्टॉक को देख के और खुशी भी हो रही है। खुशी होनी चाहिए, उदास क्यों है? ये सुबह फास्ट मनी की शीट बनती है, बड़े हुए स्टॉक में आप उदास क्यों हैं? सुबह फास्ट मनी की शीट में कुछ आइडेंटिफाई करने होते हैं स्टॉक्स, उसमें कर्नाटका बैंक तो सूची में शामिल कर लिया, ये तो है खुशी की बात। तो फिर हटाया गया इसकी जगह, ये सुनिए, इंडसइंड बैंक। अगर दोनों दे देते तो और भी बढ़िया हो जाता, लेकिन इंडसइंड बैंक को हटा के, क्योंकि वो कल चल गया था, कर्नाटका बैंक कल नहीं चला था, तो उसको हटा के कर्नाटका बैंक को शामिल कर लिया। और ये स्टॉक है दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव। पूछें किससे इस बार? राकेश जी बताएं, कर्नाटका बैंक 130 के लेवल पे आ गया सर, क्या करना चाहिए? देखिए रजत, काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर और इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे रहा है रजत, काफी मौके पर ये स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है। 127 की एक नेकलाइन टूटी है और शॉर्ट टर्म में रजत यहाँ पर 136, 137 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो अब 126 रुपए पर लगाना चाहिए और 137, 138 का एक टारगेट रखना चाहिए। किरण जी आप बताइए, कर्नाटका बैंक से ये बहुत समय बाद चलना शुरू हुआ है, ये कितना टिकाऊ लगता है जो इस बार मूव मिला है, जो 130 के लेवल पे पहुंचा है ये स्टॉक? नहीं, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। हमने वो ये लेवल जो नेकलाइन तोड़ी है आज 127 की, वो अप्रैल 2018 के बाद, यानी एक साल करीबन होता आ रहा है, और इस इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये टिकाऊ वाला ब्रेकआउट कहता है। तो आपके स्टॉप लॉस 125 से 124 रखना चाहिए, अभी इमीडिएटली बाय करना चाहिए। आपके लिए कल परसों के लिए टारगेट्स करीबन 140 के देखने को मिल जाने चाहिए, इसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये पूरा रखता है स्टॉक, तो इसको जरूर लेना चाहिए हर एक ट्रेडर ने और निवेशक ने। ओके, और इस बीच एक स्टॉक और है जिस पर राय लेना चाहता हूँ। सिमी जी जरा इसके चार्ट्स आप ही देखिएगा, कलकत्ता की कंपनी तो आप ज़्यादा अच्छे से चार्ट देख पाएंगी, नज़दीक से कलकत्ता में ही आप, इसलिए CESC वेंचर्स 11% ऊपर है ये स्टॉक और ये है 550 रुपए का दाम। और ये एकदम अरे बोले नहीं ये रजत जी, इसके पीछे वजह ये कि इस पर काफ़ी काम रजत जी ने किया है। आज सुबह रिसर्च गुरुकुल में जब वरिंदर बंसल हमारे साथ थे, उन्होंने इस स्टॉक को कवर किया, पूरी हिस्ट्री समझाई कि किस तरह से किस कंपनी का वैल्यूएशन किया जाए, और स्टॉक देखिए 11-12% की तेज दौड़ लगाता है। आज सुबह 10:30 बजे अगर आपने ये शो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि CESC वेंचर क्यों इतनी तेज दौड़ लगा रहा है। अब छोटे से ये चार्ट ज़्यादा नहीं है, जितने हैं उतने बता दीजिए सिमी जी, करना क्या है, टारगेट क्या रखें? जी जितने चार्ट है उसमें ही लग रहा है कि मेजर ब्रेकआउट आज भी हुआ है और ये स्टॉक अभी 593 के आसपास है और मेरा प्रोजेक्शन में 593 के आसपास का ये एक हार्डल दिख रहा है।
वो लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा, मतलब आज डे हाई के आसपास अगर ये स्टॉक बंद होता है तो बहुत जल्दी 650 तक का भी टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। मुझे चार्ट बहुत अच्छा लगा, जितना भी डेटा मेरे पास है, न्यू लिस्टिंग है, जितना भी डेटा मेरे पास है, मुझे लगता है कि 640 से 650 का लेवल हो सकता है कल या परसों में देखने को मिल जानी चाहिए, और डे हाई के आसपास ही बंद करना पड़ेगा। 590 के ऊपर बंद हो जाएगा तो ये मेरा जो टारगेट मैं दे रही हूँ ये कल परसों तक आ जाएगा। आज की रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखिए थोड़ी हेवी जरूर थी क्योंकि समझना ही बहुत मुश्किल है कि डीमर्ज जो हुई है कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन कैसे आंकी जाए, लेकिन ये जो कंपनी है उसको आसान तरीके से हमने इस तरीके से समझाया। पहले तो बिजनेस मॉडल समझाया करती है, यही समझ नहीं आ रहा था कि फर्स्ट सोर्स, हाँ फर्स्ट सोर्स का क्या योगदान है और उनके स्टैंड अलोन बिजनेस का क्या योगदान है। उसके अलावा 2M ब्रांड जो है विराट कोहली वाला 2M, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है और एफएमसीजी पे जो डिपेंडेंसी है इनकी वो कितनी है। तो कुछ बताने की कोशिश थी कि हाँ वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव प्ले है और अभी तो वैल्यू अनलॉकिंग होनी बाकी है। ठीक है, डीमर्ज होने के बाद लिस्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद वैल्यू अभी भी बहुत जोरदार है इस कंपनी की। सीएससी वेंचर्स दिन कुछ तम सर पे 11%। तो रिसर्च गुरुकुल में 10:30 बजे सुबह बताया गया था। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए CESC वेंचर में आज सुबह 10:30 बताया गया है। ये स्टॉक है बढ़िया एक्शन में आज आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक्शन बाजार में भरपूर है, किसी भी लेवल से बाजार कोई बहुत कमजोर होने के मूड में नहीं, लेकिन स्विंग्स बराबर दे रहे हैं। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से फिर से 60-70 पॉइंट नीचे आया है। ये बढ़िया है, दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं। अच्छे लेवल पे खरीदिए, अच्छे लेवल पे बेचिए और दोनों तरफ आप एंजॉय कीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया। पीडीलाइट एक और स्टॉक है जिस पर जरा आप राय दीजिए शर्मिला जी। आज एक बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी पीडीलाइट पर। क्रेडिट स्विस 950 से टारगेट बढ़ाकर इन्होंने किया 1125 और इसके दम पर स्टॉक चल गया आज 1175 हो गया है, तो टारगेट पार। क्या लगता है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक अच्छा स्टॉक है एंड आई थिंक कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में बढ़त हो तो देन आई थिंक कि मेरे लिए जो प्रेफर्ड सेक्टर टू प्ले वुड बी रियली द प्रॉक्सी रियल एस्टेट, जिसमें मैं पीडीलाइट की भी गिनती करती हूँ, सिरामिक कंपनीज की भी गिनती करती हूँ, वेदर इट्स अ कजारिया, वेदर इट्स अ सोमानी, प्लाईवुड कंपनीज, पेंट कंपनीज। आई थिंक दैट्स द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द रियल एस्टेट पीस, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेंट्री लेवल्स, और ये जीएसटी वगैरह के ईजिंग से अगर हम इसमें मूवमेंट देखेंगे और ये बिकने लगेंगे तो आई थिंक द सेकेंडरी सेक्टर्स विल डेफिनेटली बेनिफिट मोर। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जिस तरह के पीडीलाइट के ब्रांड्स है, वेदर इट इज़ फेविकॉल और जिस तरह से उन्होंने बाकी वर्टिकल्स में भी एंट्री ली है, डेफिनेटली आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और ये पोर्टफोलियो बाय है एक्चुअली। तो कभी भी अगर आपको डिप्स में मिले तो डेफिनेटली उसको ऐड करिए। एक और स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा, ये भी 7% मजबूत है। ये भी रिसर्च गुरुकुल में कवर किया गया था और उससे इसी स्टॉक को राकेश जी ने भी एक बार रिकमेंड किया था, शायद चार्ट कॉर्नर में या फिर 10 की कमाई, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। कुणाल जी, राकेश जी ने रिकमेंड तो किया था। जरा राकेश जी चार्ट देखिए, 420 नंबर ऐसे तो अच्छा ही है 420, बाकी भले ही इसको हम इतना इस नंबर को इतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन स्टॉक की प्राइस के हिसाब से तो बढ़िया है। अनिल जी, ना सिर्फ प्राइस के लिहाज से बढ़िया अनिल जी, पैटर्न भी काफी अच्छा है और स्टॉक एक नई टेरिटरी में निकला है अनिल जी। स्टॉक ने एक बड़ी नेकलाइन को अनिल जी तोड़ा है और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक गया है। और अनिल जी, जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, अनदर 35 to 50 रुपीज का मुझे लगता है अपमूव शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। इसी सप्ताह 35 से 50 रुपए स्टॉक मौजूदा स्तरों से बढ़े यहाँ से और अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। चलिए, लेकिन एविएशन कंपनियां खास तौर से स्पाइसजेट फोकस में है, वो इसलिए क्योंकि डीजीसीए के फैसले के बाद जेट एविस और स्पाइसजेट में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल डीजीसीए ने भारत में बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। कितना असर इस फैसले का होगा इन दोनों ही एविएशन कंपनियों पे, बताने के लिए संदीप मेरे सहयोगी से मेरे साथ जुड़े। संदीप, बताइए क्या असर देखने को मिला एविएशन इंडस्ट्री पे? देखिए, इंडिया में अगर आप एयरलाइंस की बात करें तो दो ऐसी एयरलाइंस हैं जिनके पास अपनी फ्लीट में बोइंग के विमान हैं, उसमें जेट एयरवेज और स्पाइसजेट हैं। जेट एयरवेज के पास कुल 5 विमान हैं, लेकिन आपको पहले ही पता है कि उनके जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंडेड हैं और कंपनी पहले ही कह चुकी है कि इसका कोई इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये जो विमान है वो पहले से ही ग्राउंडेड थे। अब बची बात स्पाइसजेट की, जिसके पास कुल मिला के देखा जाए 88 बोइंग के विमान हैं और ये जो बोइंग 737 मैक्स विमानों की बात है जो कि अब जिसके ऊपर रोक लगाई गई है डीजीसी की ओर से, वो स्पाइसजेट की फ्लीट में करीब 15 के आसपास है। उसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो इंडस्ट्री यही मान के चल रही है कि सबसे ज़्यादा स्पाइसजेट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस बोइंग 737 मैक्स विमान की बात
बात करें तो 168 से 190 के आसपास सीटें हैं जो कि इस विमान में होती है। तो उस लिहाज से अगर आप 10 फ्लाइट्स भी ऑन एन एवरेज डेली पकड़ के चलें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना इंपैक्ट इनकी जो फ्लाइट्स और जो पूरा जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर किस तरह का देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो जो तीसरी एयरलाइन है इंडिगो, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओन भी करती है, मार्केट लीडर है, उनके लिए फायदे की बात हो सकती है क्योंकि जिस तरह से विमानों के ऊपर रोक लगाई गई है, माना ही जा रहा है कि जो सप्लाईज है उसमें कमी देखने को मिलेगी और उससे हो क्या सकता है, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद जो टिकट्स की प्राइसिंग है उसमें 15 से 20% के आसपास का इजाफा हो सकता है। इंडिगो पहले ही मार्केट लीडर है, अच्छी खासी कैपेसिटी इनके पास है ही, और जिस तरह से प्लेन ग्राउंड हो रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है, अगर टिकटों के दाम बढ़ते हैं तो इंडिगो के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो जेट स्पाइसजेट नो डाउट दिक्कत में है लेकिन फायदा बना रहा है इंडिगो। चलिए, फायदा हो रहा है इंडिगो को, लेकिन स्पाइसजेट और जेट एयरवेज के लिए ये एक नेगेटिव खबर साबित हुई। इंडिगो आज के सत्र में एक्शन में है लेकिन उसमें भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। तो एक बार शर्मिला जी, किसी का फायदा किसी का नुकसान वैसा हो गया। और देखिए ना, यही माना जा रहा था कि जेट के लिए सबसे जो दौर चला था न्यूज़ का वो खराब था, एहतियात थिंकिंग कि उनको पैसे देने हैं कि नहीं जेट को, और वो सब चीज़ें, और उसके बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। और क्योंकि उनके प्लेन्स ग्राउंडेड है ऑलरेडी, लेसर्स ने उनके प्लेन्स ग्राउंडेड कर दिए, इसलिए वो ऑलरेडी उनके इम्पैक्ट में आ गया है। एंड आई हैव रेड समवेयर कि शायद स्पाइसजेट इज सॉर्ट ऑफ फ्लाउटिंग द नॉर्म। और वो लेकिन ये प्लेन ग्राउंड करने से पैसे कैसे मिलेंगे उनको? नहीं, यानी वो जो नेगेटिव था वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया क्योंकि वो प्लेन ऑलरेडी ग्राउंड हो गया था। जिन लोगों ने उनको प्लेन दिए उधार, हाँ, एक तरह खुद ने खरीदे और किराए पे दे दिए, यही है इनका मॉडल। ऐसे ही है कि क्योंकि स्पाइसजेट जेट को पैसा नहीं लगाना कि भाई हम इतना कहाँ कैपिटल लगाएंगे, तो कुछ लोग हैं जो पैसा लगाने वाले हैं, वो प्लेन खरीदते और उनको किराए पे देते। तो इन्होंने किराया नहीं दिया तो उन्होंने बोला कि चलो जमीन पे करो, उड़ेंगे नहीं, उससे पैसे कैसे आएंगे? नहीं, पैसे नहीं आएंगे, बट क्योंकि वो ऑलरेडी जमीन पर थे, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में आ गया था, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि उनके इतने सारे जो एयरप्लेन्स है वो ग्राउंडेड है, so it had already come in the price. So इससे इनको ये खबर से now the needle doesn't move for them, but it moves for Spice क्योंकि suddenly उनके प्लेन्स ग्राउंड हो गए in spite of the fact that they are paying. और मैंने किधर तो पढ़ा है कि शायद they are flouting the rule. वो अभी देखना पड़ेगा कि whether they are complying with it or not. So obviously I think Interglobe stands to gain, लेकिन I think over a period of time अगर यही चलता रहा तो all airlines will gain because as Rajat was saying सबकी prices बढ़ेंगी। जैसे आपके रिपोर्ट में था, all airline companies will increase their fare hike. They'll take a fare hike. तो सब it will sort of negate the negative impact. लेकिन आज सुबह सुबह इन्फो एज पे खबर आई थी कि HSBC ने जोमेटो की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया और 25,500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आकी है। ये स्विगी से ज़्यादा वैल्यूएशन, और इन्फो एज में अभी खरीदारी जो वो और बढ़ गई है 3% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पे। फास्ट मनी में बता दिया गया था ये जोमेटो, स्विगी, ये सबसे आप मंगाते खाना? उबर ईट्स? हाँ, उबर ईट्स मतलब मंगाना शुरू कर देंगे, पर अभी स्विगी से ज़्यादा मंगाते हैं जोमेटो। क्या है उसका कारण? नहीं, कारण तो कुछ नहीं, बस ऐप है, बहुत इजी टू यूज़ है थोड़ा। अच्छा, मैंने आज तक नहीं मंगाया। अरे मंगा के देखिए, बड़ा मतलब एक तो पूरे के पूरे आपको आसपास के रेस्टोरेंट पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं, और खाना एक से बढ़कर एक। आप वैसे ही आप फोटो में देखेंगे ना, मतलब उसमें आप देखेंगे पिक्चर्स देखेंगे तो वैसे इमेजेस देख देख के खाना बनाना शुरू कर। लेकिन जैसी फोटो होती है वैसी आती है डिश? नहीं, आमतौर पर मैंने देखा पैक होके आती है प्रॉपर। एक बार तो कुछ खा लिया था, पी लिया था किसी ने। आमतौर पर मैंने जो देखा है कि भाई आदमी उतना खूबसूरत कभी नहीं होता जितना खूबसूरत उसने अपनी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डीपी लगाई होती है। फोटोग्राफी की तो अपनी अलग टेक्निक है, किस तरह से वो उसको और अच्छा खूबसूरत बनाते हैं फोटो लेने के लिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो डीपी लगाता है उतना खूबसूरत कभी नहीं होता, और उतना गंदा भी नहीं होता जितना उसके पैन कार्ड पे फोटो आती है। तो फोटो और एक्चुअल और फोटो में कितना फर्क है वो बताइए रजत। नहीं आती, अच्छी है, डिलीवरी अच्छी है। हाँ, नहीं तो पता चला फोटो में तो डिश बहुत अच्छी दिख रही है, आई तब कुछ और होगी, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, एक दिन रजत मुझे पार्टी देंगे, ट्रीट देंगे, स्विगी से खाना मंगा कर। डन। HSBC ने मतलब अरे हाँ तो बोलो। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे आज क्या दिन है? आज तो अच्छा दिन है, 13th, बहुत ही बढ़िया दिन है, आज ही रख लेते हैं। चलिए, इन्फो एज, ओके, 1900 रुपये ये है। चलो, स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में, पर पूछें किससे इसमें? समीर जी बताएं। इन्फो एज यहाँ पर आज तेजी तो बन गई, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, और जिनके पास भी शेयर्स हों वो क्या करें 1900 के लेवल पे? देखिए, बात यह है कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई में ही मेंटेन कर रहा है। इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों पैरामीटर्स ये स्टॉक स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है। 1900 के आसपास है और ये 1940 तक तो मिनिमम बिना हार्डल के ही जा सकता है।
1950 के आसपास, 40 के आसपास इनफैक्ट एक हार्डल दिख रहा है। उसके बाद हो सकता है कि वो क्रॉस हो जाएगा तो ये स्टॉक धीरे धीरे 2050 की ओर भी जा सकता है। कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी और जिन्होंने पहले से होल्ड किया है उन लोगों के लिए 1820-30 का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई होल्ड करना चाहता है। तो करंट लेवल पर कोई खरीद रहा है 1900 के आसपास तो उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस 1855 होना चाहिए और 1940 क्रॉस ओवर हो जाने के बाद जिनको 1000 रुपया लेने के लिए खरीदना है, मतलब 1900 से 2050 1050 रुपया लेने के लिए खरीदना है, उनका स्टॉप लॉस उनका कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। स्टॉक एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, कोई भी पैरामीटर से वीकनेस शो नहीं कर रहा है, तो आगे जाके ये शायद और ऊपर जा सकता है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ही करना चाहिए। तो ये होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर इन्फोज पर आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि कल एक भारत मैट्रिमनी में भी बहुत बड़ा हाँ, ब्लॉक matrimony.com में भी काफी एक्शन रहा। तो यानी सबके बोथ आई थिंक आर ऑफ इंटरेस्ट टू रजत, राइट? हाँ, वो तो कल बात हुई तो थी। स्विगी और रजत उन साइट्स पे काफी आते जाते रहते हैं एक्चुअली, तो उस वजह से तो है ना। मे बी ही इज द रीजन कि ये सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। आज मुनाफा वसूल रजत, या तो खबरों आप बातें कर रहे हो, मैं एक सेक्टर देख रहा हूं, सेक्टर छूट या जाएगा। तो खबरों की पुष्टि कीजिए या खंडन कीजिए। मेरे ऊपर कुछ इम्प्लाई नहीं कर रहा ना। चलिए आइए 2000 का बिगुल बजाइए। चलिए 2000 कल के 2000 कल के का 2000 बिगुल बजाइए, उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टॉक है। सेक्टर बताऊं मैं वैसे? फार्मा बहुत जबरदस्त तरीके से टूट रहा है, तो नेगेटिव कॉल आनी चाहिए वैसे। शॉर्ट कॉल आई है यार, हाँ, बड़ी लंबे समय बाद बड़ी मुश्किल से एक शॉर्ट कॉल आई है और वो आई है लुपिन पर। लुपिन चल रहा है 763 764 के आसपास लुपिन चल रहा है। लुपिन को शॉर्ट करना चाहिए। हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि मैं शॉर्ट करने की कॉल थोड़ा लेट दे रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लेट दे रहा हूँ। 5% निफ्टी का स्टॉक गिरा हुआ है, लेकिन कुछ तो बड़ी नेगेटिव खबर की तैयारी है जिस तरह से स्टॉक गिर रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है यहाँ से भी और गिरावट बन सकती है। लगभग 7-8 रुपये ऊपर 772 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, और नीचे की तरफ मुझे लगता है 755 और 745। 2000 कमाने के लिए इतना काफ़ी होगा। काफ़ी होगा। बस ये स्पॉट पे दे रहे क्यों या नहीं, स्पॉट नहीं, मैं फ्यूचर लेवल, मेरे लेवल फ्यूचर्स के हैं। अगर स्पॉट दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। ये सारे लेवल्स फ्यूचर्स के हैं, तो फ्यूचर में आप लुपिन शॉर्ट कीजिए। 772 का स्टॉप लॉस है, नोट कर लीजिएगा। 755 और 745 मिनिमम 2 टारगेट लेकर चलिए। ये है लुपिन पे शॉर्ट करने की राय। स्टॉक में 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे है, और निफ्टी का टॉप लूजर तो है ही, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। और जिस तरह से गिर रहा है, कुछ तो वो सीआईडी में था ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, उस तरह का मामला है ना। तो वैसा वाला मामला है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली, ये लग रहा है। 700 का है लॉट साइज, 755 का टारगेट लगाकर चलें पहला, उसके बाद 745 का टारगेट और स्टॉप लॉस 772 के लेवल पे लगाना होगा। तो ल्यूपिन देख के बताएं यहाँ पर राकेश जी क्या करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो नेगेटिव प्ले हो रहा है, इन लेवल्स पे शॉर्ट करना ठीक रहेगा कि थोड़े इंतजार करें, ऊपरी तौर पर बिकवाली करें, कैसे प्ले करें सर ल्यूपिन को? सबसे ज्यादा टूटा है आज निफ्टी पे। देखिए रजत, जैसा भी अनिल जी ने बोला कि कुछ गड़बड़ है, और बिल्कुल चार्ट्स भी ये दर्शा रहे हैं कि काफ़ी गड़बड़ है, और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे लगता है रजत नीचे में 735 तक स्पॉट मार्केट में गिरने का पोटेंशियल रखता है। और दूसरी चीज़ अनिल जी ने ये भी ठीक बोला कि लेट हुए हैं यहाँ पर। ये स्टॉक काफ़ी समय से पैटर्न डिस्टॉर्ट हो रखा है और काफ़ी समय से सेलिंग चल रही है। क्लियरली एक बिकवाली का कैंडिडेट है और 735 तक ये स्टॉक गिर सकता है। और दूसरा एक और फार्मा काउंटर सिप्ला, ये भी नेगेटिव रुझान के साथ ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। मैं ये निफ्टी का हिस्सा नहीं है ल्यूपिन, मैंने बोल दिया कि निफ्टी पर सबसे ज्यादा टूटा है। अच्छा, निफ्टी पे नहीं रहा। हाँ सॉरी, मैंने भी बोला था, आपने क्या? मैंने भी बोला था सन फार्मा टूटा है इसके साथ साथ, वो निफ्टी का हिस्सा है। तो सन फार्मा, अच्छा, लुपिन निकल गया था, निफ्टी से बाहर हो गया था। राइट राइट। तो ठीक है, पर ये दिन के निचले स्तर पे और यहाँ से बिकवाली भी और बढ़ सकती है। वो इसलिए कि पूरे ही फार्मा स्टॉक्स को अगर आप पूरे देखें तो उसमें सन फार्मा, ल्यूपिन, ये तमाम स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पे दिखाई देंगे। आप एक एक करके देखिए, अगर टिक बाय टिक देखेंगे तो वो और भी बेहतर। ल्यूपिन दिन के निचले स्तर पे, इसके अलावा सन फार्मा यहाँ पर देखिए बिकवाली 3.5% कमजोर हो गया, तो फार्मा सेक्टर पे कुछ तो हो रहा है। इसके अलावा अजंता फार्मा एक और स्टॉक जो दिन के निचले स्तर पे है, और साथ साथ बायोकॉन, यहाँ पर भी गिरावट है दिन के निचले स्तर पे। सारे फार्मा बीमार हैं, सारे के सारे यहाँ पर। ओके। बायोकॉन एक और स्टॉक जहां पर बिकवाली, और सिप्ला के बारे में तो जिक्र कर ही रहे थे अभी राकेश जी। तो किरण जी आप भी देख के बताएं सर, कोई भी फार्मा स्टॉक्स, कोई भी एक स्टॉक जो रेडार पर आ रहा हो अभी? तीनों ही नाम ले लिए,
और कुछ है नहीं, पर फार्मा स्टॉक के बारे में नहीं, थोड़ी देर पहले हम जस्ट डायल के बारे में बात कर रहे थे। 640 के टारगेट्स सजेस्ट किए थे मैंने। 638 के लगभग टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी रैली हो गई। जिनके पास ये लॉन्ग पोजीशन सवेरे आशीष केड़कर जी के कॉल देख के अगर किसी ने कॉल लिया होगा और दोपहर को मैंने जब रिपीट किया था वो लिया होगा, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, बिकॉज 640 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेकलाइन है। इसको आसानी से क्रॉस नहीं होगा और बहुत ही ओवरबॉट पोजीशन से चला गया है, तो एक बार एक प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, प्रॉफिट बुक कर ले जस्ट डायल में। और 615 पर कैश में है, फ्यूचर्स में 593 में, यानी कि लगभग 20 रुपए डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है जस्ट डायल। सोचिए, यहाँ 11% बढ़ा है, वहां सिर्फ 8%, 3% का फर्क, यानी 15 रुपए का फर्क, तो ये 5 रुपए का पहले से चल रहा है। तो लगभग 20 रुपए डिस्काउंट पर है जस्ट डायल का फ्यूचर। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग कितने शॉर्ट हैं। ओके, आइए स्वागत करिए नितिन जी ऑप्शन वालों का। नितिन जी बताइए। अनिल जी, 4 ओपन कॉल्स हैं और उसमें एक तो HDFC लिमिटेड है, 1950 की कॉल। आज 3-4 रुपए से टारगेट रह गए, अभी थोड़ी कॉल नीचे आ गई। 1950 की हमने 30, 28, 29 में ले रखी है, 42 तक गई थी, अभी वापस 34 है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो कैरी कर सकते हैं, डेटा काफी अच्छा HDFC लिमिटेड का बना हुआ है। दूसरी स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज कुछ है क्या नितिन जी, क्या रखना है? रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट भी बता दो साथ। देखिए, इसमें रिवाइज हम स्टॉप लॉस कर लेंगे करीब 25 रुपए का, क्योंकि हमने 28 के आसपास लिया था। 42 तक ऊपर गई थी, तो अब 25 का स्टॉप लॉस लॉजिकल है, क्योंकि उसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो आपका रिस्क केवल 2-3 रुपए का रह जाता है। 25 का स्टॉप लॉस और टारगेट वही 48, 49 ऐसे ही रखेंगे टारगेट। 48-49 का टारगेट। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा जी हिंदुस्तान लीवर है, जो हमने 29-30 पे कॉल ऑप्शन ली थी 1740 की, अभी 35 की है। इसमें भी मोमेंटम नहीं आया, बट रखना चाहिए, डेटा इसका भी आज भी पॉजिटिव डेटा बना है, तो इसको हम कैरी करेंगे। इसके भी टारगेट्स जो अर्लियर हम रख के चल रहे थे 50 रुपए तक का, वो टारगेट इसका मेंटेन करेंगे। और स्टॉप लॉस? ये स्टॉप लॉस जो अर्लियर स्टॉप लॉस था 20 रुपए का, वही अभी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, अभी इसमें मोमेंटम आना बाकी है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे, वो अर्लियर स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो ये हो गया। और तीसरा और कौन सा? बजाज ऑटो भी है ना? जी, बजाज ऑटो है। आज ये कॉल 90 रुपए तक गई थी, हम लोगों ने करीब 66-7 पे लिया था, बट वहां से नीचे आई है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा अभी भी पॉजिटिव है। स्पॉट में अभी भी 3 ईयर के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो ये मुझे लग रहा है एक सेकआउट वोलेटिलिटी है, और ये वोलेटिलिटी आना अच्छा है कि कहीं वीकर हैंड साइज निकल जाएंगे और कल परसों में मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग काफी मुझे दिख रही है। तो बजाज ऑटो को हम कैरी करेंगे। अभी भी 110 का जो टारगेट था वो मैं मेंटेन रखेंगे, और 40 का स्टॉप लॉस जो अर्लियर स्टॉप लॉस था वही मेंटेन रखेंगे। ओके, 40 का स्टॉप लॉस और 110 का टारगेट। और कोई अपडेट या नया कॉल देना चाहते हैं नितिन जी? जी, एक और अपडेट, एक और यस बैंक ISD है, वो भी हम कैरी करेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि 4 की 4 जो कॉल ओपन है वो कैरी करेंगे। मैं नई और नहीं दे रहा हूँ, बट एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 4 ओपन है, तो मैं कॉल नहीं ओपन नहीं कर रहा हूँ। बट ऑब्जर्वेशन ये है कि SBI में लास्ट के आधे घंटे में डेटा काफी पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। तो अगर आपके पास कोई नई आप पास लेने की कैपेसिटी है, तो SBI में BTST ट्रेड बनता है। SBI की 290 की कॉल या 300 की कॉल आप आज खरीद के जा सकते हैं। मुझे कल लगता है कल ओपनिंग में 1 आध घंटे में आपको इसमें कम से कम कॉल ऑप्शन जो भी आप लेंगे एट द मनी लेंगे, तो 3-4 रुपए का आपको मिलना चाहिए। चलिए, तो SBI में यहाँ से और खरीदारी बन सकती है, इसकी कर लीजिए आप तैयारी। ये है नितिन जी की राय। शुक्रिया नितिन जी, ये बेहतरीन स्ट्रेटेजीज हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बीच किरण जी चाहते हैं एक बिगुल BTST का। बताएं किरण जी। नहीं अनिल जी, BTST का बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैंने जब BML का कॉल 2 बजे दिया था, तब मैंने रजत जी से रिक्वेस्ट की थी कि नितिन जी से जरा सा पूछिएगा कि डेरिवेटिव डेटा कैसा दिख रहा है। तो नितिन जी अभी थे, तो मुझे उससे बात करना नहीं थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में मुझे लगता है BML का जो चार्ट पैटर्न है
और अगले सीरीज का भी देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा, तो मेरा 1350 की लेवल्स देखने को मिल रही है। तो अच्छा। बहुत ही अपसाइड है। तो नितिन जी से वापस एक बार फोन लगवा के अरे है यार, नितिन जी एकदम है, वापस लगा लिया, फोन भी लगा लिया, नितिन जी लाइन पे ही है। नितिन जी जरा बीएमएल के डेटा के बारे में किरण जी जानना चाहते हैं। किरण जी बहुत बुलिश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या 1350 तक जाने जैसे हैं क्या डेटा इसके? जी इसमें एक डिस्क्लोजर पहले दे दो कि बीएमएल हम लोगों ने कल खरीदा था ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आज तो 7% बढ़ गया और हम थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक किए हैं और थोड़ा कैरी भी कर रहे हैं। बट ये है कि कल हम लोगों ने इसको करीब करीब 900 की रेंज में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की थी। अभी तो कम काफी बढ़ गया, 970 हो गया। डेटा काफी स्ट्रांग है और डेटा 2 दिन से ही बन रहा है। आज तो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट डेटा है, 52% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और दूसरी बात है कि ये इसमें जो कॉल्स में पोजीशंस हैं वो 940 की कॉल में सबसे ज्यादा पोजीशन होती थी। अभी भी वहाँ पे करीब करीब 2 लाख शेयर की पोजीशंस है, बट वहाँ पे काफी अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल राइटर फटाफट कॉल काट के भाग रहे हैं 1000 की तरफ। और ऊपर कॉल में एकदम पोजीशन नहीं है, क्लीन स्वेप है, मतलब कॉल में पोजीशन ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये स्टॉक 1050 की तरफ तो मूव करना चाहिए। डेटा काफी स्ट्रांग है और 940 जहाँ पे मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट था उसको ब्रेक करने के बाद ही ये मोमेंटम आया है। तो अब ये 940 नहीं आना चाहिए। तो करंट रेट पे भी अगर आप हिम्मत करके बाई करते हैं तो 940 का ही मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और वो 30 रुपया स्टॉप लॉस बन रहा है, बट अपसाइड आपको 1050 का भी मिल सकता है, यानी कि आपको 80 रुपया ऊपर मिलने को है और 30 रुपया के आसपास का रिस्क है। तो व्यू पॉजिटिव है। अभी तो फिलहाल हम 1050 से 1100 का टारगेट रखेंगे, उसके बाद दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ओके, किरण जी सेटिस्फाइड है? एब्सोल्युटली, मैं कंफर्म कर रहा था, चार्ट पे तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर डेरिवेटिव डेटा उसको साथ दे तो ये कॉल फेल होने की संभावना और भी कम हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने रख दूं जहां पर एक्शन अभी स्ट्रांग हुआ है। एक तो दिखाइए एबीबी, ये स्टॉक भी आपको दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा। ये तमाम कैश मार्केट के सौदे आपके सामने रख रहा हूं मैं। इसके अलावा है गुजरात पिपवाव, एक और स्टॉक जहां पर एक्शन स्ट्रांग हुआ है और यहाँ पर भी मूव बहुत स्ट्रांग। वैसे भी गुजरात बेस्ड जो कंपनी है वो तो एक्शन में है, तो गुजरात पिपवाव चलिए तो 3:25 हो गए। बैंक से बेनिफिट जल्दी से कर लेते हैं। देवांशी है हमारे साथ तैयार हैं और बिगुल बजाए जी, बजाइए बिगुल डांस करके। बताएं देवांशी। बिल्कुल सर, आप यहाँ पे बीएमएल की बातचीत कर रहे थे, तो आज बीएमएल में मार्केट वाइड पोजीशन भी काफ़ी बढ़ चुकी है। 103% से भी ऊपर मार्केट वाइड पोजीशन है। तो शायद ये एक स्टॉक है जो बैंड में आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे अदानी पावर, लेकिन वहाँ पे भी 90% ही पोजीशन बनी है, तो अब 5 मिनट में तो पोजीशन नहीं बनेगी। एक बीएमएल है जो यहाँ पे बैंड में आ सकता है। और इसके अलावा रिलायंस पावर, यहाँ पे भी 83% पोजीशन है, तो 3% घटती है तो ही बैंड से बाहर निकलेगा। तो सिर्फ बीएमएल बैन में आएगा, निकलेगा बाहर कुछ भी नहीं। तो बीएमएल बैन में जब आ रहा है तो जिनकी तेजी की पोजीशन आज प्रॉफिट बुक करें या ना करें? एक बार फिर से पूछूंगा, भले ही आपने जवाब दे भी दिया हो, फिर भी किरण जी फिर से बताओ, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आजकल के लिए पोजीशन रखनी है। नहीं, अगर बैन में जा रहा है पर चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है तो किसी अगर आपको इधर से निकल के कैश में जाना है तो कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ये पोजीशन। और हमने ये देखा है कि जब बैन में जाता है और वन वे मूव मिलती है तो ये भी संभव है कि शॉर्ट्स काफी ट्रैप है, तो उसके वजह से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट्स ट्रैप हैं, लेकिन ये बैन में जाने की प्रोबेबिलिटी भी है इस स्टॉक में, तो उसको भी ध्यान में रखिए। कल हो सकता है कि बीएमएल आपको बैन लिस्ट में, एफएनओ बैन लिस्ट में दिखाई दे। बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और स्टॉक है एसआरएफ। अब सिमी आप देख के बताएं, ये स्टॉक भी चला है, पिछले कुछ आधे घंटे का डेटा देखें तो, और ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है एसआरएफ। अब 2400 के लेवल पे क्या करना चाहिए? जी, होल्ड ही करना चाहिए रजत। और मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी चेस करना चाहिए। हो सकता है कि 2450 2500 कहीं पे भी जा सकते हैं। ये भी एक दूसरा चार्ट है जिसमें ऑल टाइम हाई टेरिटरी में काम होते हुए दिख रहा है और कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं है। सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस मूव में ये स्टॉक 2450 का लेवल क्रॉस करके 2500 तक भी चला जाए।
एक और स्टॉक जो हरकत में है वो है MGL, महानगर गैस। यहाँ पर खरीदारी हो रही है आज। पूरे ऑयल एंड गैस में नहीं, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा शेयर्स में खरीदारी हो रही थी और ये 1.5% ऊपर आया है। मूव अभी भी पॉजिटिव बना है और ये ट्रेड कर रहा है 920 के जोन्स पे। तो किरण जी, ये देख के बताएं MGL कैसा लग रहा है सर? MGL भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। पिछले 3 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम हो रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे, और जिस तरीके से एक स्विंग हाई 912.13 का 914 का जो क्रॉस किया है उसने, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है कि ये आपको कल तक 930, 935, 939 के टारगेट दिलाता नजर आएगा। लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 908 का। ओके, इस बीच निफ्टी कैश में 11,350 आज के हाई पॉइंट पर फिर से आया है और बैंक निफ्टी 28,900 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। माय गुडनेस, हाई पॉइंट पर दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 0.25% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में, 28,900 के पार बंद होने की तैयारी। क्या जबरदस्त खरीदारी है। 11,350 ये है कैश में निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो दोनों ही तरफ शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है इस वक्त, तो बड़ी जबरदस्त। लेकिन खरीदारी जो जबरदस्त हुई है वो ही BML में। आइए देख लीजिए BML। ओके, 7 खरीदारी की राय है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। और खरीदने की एकमात्र वजह ये कि वायदा कारोबार के डेटा मुझे बहुत मजबूत दिख रहे हैं। जिनको सिर्फ 2000 के लिए करना है वो 94 रुपये का रखें, नहीं तो 95 रुपये, 98 रुपये, 100 रुपये ये टारगेट है जिसके लिए BEL भी तेजी करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। इनके जिन्होंने सिर्फ 2000 के लिए लिया उनके 2000 तो बन चुके हैं। चलिए, तो BEL और BEML दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग मूव आज इन दोनों ही स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया। बाजार बंद होते होते एक स्टॉक और बताया तो वैसे चर्चा नहीं होती, PC ज्वेलर की वैसे चर्चा नहीं होती, लेकिन बीते एक घंटे में PC ज्वेलर का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था। 79 से PC ज्वेलर, ये हमारे यहाँ तो डेटा वैसे 79 से 82 यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आया। लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी है स्टॉक। 8220 आया है ये भी। हाँ करेक्ट, निचले स्तर से रिकवर हुआ है PC ज्वेलर और इसका नाम हमने रखा है पुट कॉल ज्वेलर्स क्योंकि वायदा कारोबार में इसमें जो फ्यूचर में ट्रेड करता है, तेजी या मंदी दोनों में की तरफ बहुत रिस्की है मामला। ये कैश का लेवल है, फ्यूचर हम आपको बताएंगे। फ्यूचर में तेजी से बढ़ा है तो इसलिए तेजी में इसको हम ये कहते हैं कि इसको ट्रेड करने का तरीका वही जो इसके नाम में लिखा है, पुट या कॉल। PC ज्वेलर्स फ्यूचर नहीं या तो पुट खरीदें या कॉल खरीदें।